असल में सारा कोड भी आज मैं गिटहब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट वगैरह भी हो गए थे हमारे। बेसिक राउटिंग देख ली हमने और कंपोनेंट्स वगैरह को देख लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है। हाँ ठीक है, अब अगला काम करेंगे कि ना डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, डिज़ाइन किस तरीके से अप्लाई करना होगा। अब डिज़ाइनिंग कर होती है हमारे पास CSS के थ्रू। हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CSS से भी अच्छा तरीका है हम CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करें। हम CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करें। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सही है, तो क्या करें, हम CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करें। अब हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे खोल देता हूँ एक्सेल ड्रॉ। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, रिसेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास CSS आती है। ठीक है, CSS। ठीक है, अच्छा CSS की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, ना कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैस्केडिंग। सही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी कि स्टाइल शीट से मुराद क्या है, ये जो है वेब एप्लीकेशन को स्टाइल करने के काम आती है। कि अगर हमें वेबसाइट को स्टाइलिंग देनी है तो हम किसके थ्रू देंगे, CSS के थ्रू। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि सर्वर हमें 3 फाइलें लाके देता है। पहली होती है हमारे पास HTML, दूसरी होती है CSS और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब HTML क्या होती है, हमारे पास एक वेबसाइट का स्केलेटन होती है। यानी कि विदाउट HTML हमारी वेबसाइट बिल्कुल ही ढांचा टिकेगी। मतलब कि CSS से विदाउट CSS हमारी वेबसाइट पूरी ढांचा टिकेगी। मतलब कि HTML में खाली उसका स्ट्रक्चर होगा। डिजाइनिंग कैसे होगी, CSS से होगी। और लॉजिक किस तरीके से होगी, जावास्क्रिप्ट से होगी। ठीक है, अब बात ये, अब हम ने आज करनी है डिजाइनिंग थोड़ी। ठीक है, डिजाइनिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रिएक्ट नेक्स्ट जेएस का फोल्डर बना लेते हैं। उस पर हम यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं, क्लास नेक्स्ट थ्री। सॉरी, नेक्स्ट थ्री नहीं, नेक्स्ट फोर देना। क्लास नेक्स्ट फोर हमने नाम दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसको हम CMD पे खोल देंगे। और हम यहाँ पे इसके फोल्डर के अंदर अपने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। हम अपना नेक्स्ट जेएस के प्रोडक्ट की कमांड लिख देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोडक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड हमने लिख दिया और अब हम एंटर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये हमें रिक्वायरमेंट मांगेगा। ठीक है, हमें ये रिक्वायरमेंट मांगेगा सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट की, फिर ESLint की। सबसे पहले जो टाइपस्क्रिप्ट आ गया, फिर ESLint, फिर पूछा टेलविन सीरीज करनी है नहीं करनी। शुरुआत के जो पेज शुरुआत की जो क्लास थी उसमें हमने टेलविन CSS नहीं की थी। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, हम टेलविन CSS को यस करेंगे कि हाँ भाई टेलविन CSS हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा एसआरसी डायरेक्टरी रखनी है, हमने बोला हाँ रखनी है। एक और काम, ऐप राउटर रखना है। अगर हम ऐप राउटर नहीं रखेंगे ना तो हमारे पास पुराना राउटर आ जाएगा जो नेक्स्ट 13 से पहले होता था, नेक्स्ट 12 के अंदर। ठीक है, अभी तो फिलहाल नेक्स्ट जस्ट 14 से ऊपर 14 चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप राउटर है तो हाँ भाई यस कर दो, क्योंकि ऐप राउटर जो है लेटेस्ट है और रिकमेंडेड है। ठीक है, और यहाँ पे नो कर देना फिलहाल के लिए। अभी क्या होगा, हमारा पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब अब एक सवाल है, हमारे पास CSS के काफ़ी फ्रेमवर्क आ जाते हैं। अब हम यूज़ करेंगे CSS का, यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे CSS के फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क आ जाते हैं। हमारे पास CSS के अंदर आ जाते हैं, हमारे पास चल हम फिलहाल दो तरीके के फ्रेमवर्क को देखेंगे।
ठीक है, दो तरीके के फ्रेमवर्क को हम नोट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आ गया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सही है। ये क्या है, एक CSS का फ्रेमवर्क है। और अगला अगला हमारे पास आ जाएगा टेलविन CSS। वो भी क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। अगला हमारे पास आ गया टेलविन CSS। ये भी क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। अब बात ये आती है दोनों में से यूज किसको करें। ठीक है, बात ये आती है अब दोनों में से यूज किसको करें, किसका, सॉरी, बात ये आती है दोनों में से यूज किसको करें, किसका यूज जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब अगर यूज करना हो तो किसको करें। एक हमारे पास टेलविंड आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, एक हमारे पास टेलविंड आ जाता है। और दूसरा, लाइन गलती से आ गई। और दूसरा हमारे पास आ जाता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क आ जाते हैं। अब दोनों में से यूज किसको करें। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, हमें बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं। मैं अगर यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोलूँ ना, बूटस्ट्रैप 5, तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट हमारे पास आ जाती है। इसमें क्या होता है, हमें बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे इसका इंट्रो बताया गया है कि किस तरीके से हम इसको अपने वेबसाइट के अंदर लिंक कराते हैं, और सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपोनेंट पे आते हैं, तो हमें ये सारे के सारे कंपोनेंट ला के देगा। हमें अकॉर्डियन ला के देगा। अकॉर्डियन होता है हमारे पास, एक बना बनाया अकॉर्डियन होता है, जो कि हमारे पास ये ऐसा दिख रहा है। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल बना बनाया है, इसको हमने बनाया नहीं है। ये जो है बूटस्ट्रैप की क्लासेस से बना हुआ है। बूटस्ट्रैप में हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। अब प्री डिफाइंड क्लासेस से क्या मुराद है। ठीक है, प्री डिफाइंड क्लासेस से क्या मुराद है, जब हम काम कर रहे होते हैं खाली HTML CSS में, तो हमें अगर किसी भी HTML के एलिमेंट पर काम करवाना है, तो हम उसे क्लास देते हैं, और फिर उस क्लास के थ्रू हम उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमें पहला काम करना पड़ रहा है भाई, हमें क्लास लगानी पड़ रही है। ठीक है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, हमें उस क्लास के थ्रू उस HTML एलिमेंट में स्टाइल लगाना पड़ रहा है। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या होता है, हमारे पास बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं। मतलब कि उन क्लासेस के अंदर स्टाइल बाय डिफॉल्ट होता ही है। मतलब कि उन जो क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर होती हैं, उनमें स्टाइल बना बनाया होता है। हमें उनमें स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। CSS में क्या होता है, हमें सबसे पहले भाई एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, गेट करना है आईडी क्लास के थ्रू। वैसे तो हम क्लास के थ्रू ही करते हैं। दूसरा, उस क्लास के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या होता है, हमें खाली बूटस्ट्रैप की क्लासेस पता होनी चाहिए, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर क्योंकि उस क्लासेस में वो स्टाइलिंग खुद ही बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। हमें खुद से स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम खाली क्लास लिखेंगे, हमारे पास वो स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ अहमद, सही है। तो लेकिन बूटस्ट्रैप में एक मसला है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि बूटस्ट्रैप ना हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होती है खुद ही। अगर हम इसका कोई भी कंपोनेंट उठाते हैं ना, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ये देखो, ये जो पूरा कंपोनेंट है ना, ये बना बना है। इसका कोड सारा का सारा यहाँ रखा हुआ है। हम इसके कोड को उठाएंगे, वहाँ पे डाल देंगे, और ये हमारा चल जाएगा। लेकिन ये तभी चलेगा जब बूटस्ट्रैप हमारे पास प्रोजेक्ट में होगी। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के तरीके होते हैं, और फिलहाल अभी हम बाद में देखेंगे। दूसरा, हमारे पास इसके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। हमारे पास कार्ड भी होगा। हम यहाँ पे आते हैं तो हमें कार्ड भी मिलेंगे। काफ़ी सारे कंपोनेंट हमें मिलेंगे। ये कार्ड देखो, ये बना बनाया कार्ड है।
अब अगर हम इसको CSS से बनाने बैठे, हमें बॉर्डर डालना पड़ेगा, इमेज को सेट करना पड़ेगा, कार्ड को, बटन का कलर डालना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है, ये हमें बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, हमें खुद से बनाना नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात ये होती है, रिस्पॉन्सिव होता है। अब हमने देखा यार, जो नेक जेएस है वो तो हमें बूटस्ट्रैप रिकमेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट जेएस हमें बूटस्ट्रैप रिकमेंड कर रहा है। हाँ हाँ अहमद, वो बूटस्ट्रैप रिकमेंड कर रहा है हमें? नहीं कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है, टेलविन CSS। अब उसकी वजह क्या है, बूटस्ट्रैप में सिर्फ हमें लिमिट होती है एक चीज़ को करने की, कि भाई वो बोलेगा मार्जिन ना इतना करो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप के अंदर। अब यार मार्जिन कुछ भी स्टाइल करना हो, पैडिंग वगैरह स्टाइल करना हो, तो उसकी एक लिमिट होती है। कलर की भी बूटस्ट्रैप में एक लिमिट होती है कि 5 या 7 कलर होते हैं, उससे ज़्यादा के कलर नहीं होते। ठीक है, तो अब हमें तो अगला कलर भी चाहिए होगा, तो वो कैसे करें? ठीक है, उसका एक मसला। दूसरा, हमें कोई भी स्टाइलिंग की, मैंने क्या बोला, लिमिट होती है ना, तो हम उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते बूटस्ट्रैप के अंदर। हाँ, अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, हमारे रिस्पॉन्सिव के अंदर भी मसला आएगा और बहुत सारे मसले मसाइल फिर आ जाते हैं। अगर रिस्पॉन्सिव के अंदर मसले आ जाए ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो जाएगी जो बूस्टर हमें अप्लाई करेगा। ठीक है, ये एक तो मसला आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के मसले बूस्ट्रैप में हमें देखने को मिल जाते हैं कि चलो मैं कार्ड तो उठा लूँ ना, अब मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर ऐसा कोई कलर डालना चाहता हूँ, अब वो कलर बूस्ट्रैप में होगा ही नहीं। ठीक है, मैं कलर डाल देता हूँ अपने पास, मैं कलर चलो कस्टमाइज करके मैं कलर डाल भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मसले आ जाएंगे। मसला कहाँ पे आ जाता है, रिस्पॉन्स करने में मसला आ जाता है, कि अगर हम खुद से CSS डाल रहे होते हैं तो अचानक ही हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव का मसला आ जाता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में लिमिट होती है। ठीक है, कि भाई बूटस्ट्रैप बोलता है भाई आप मेरे बनाए हुए स्टाइल को यूज़ करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टाइल डाल रहे हो तो आपको कोई ना कोई मसला आ सकता है। मसला कहाँ पे आएगा, रिस्पॉन्सिव के अंदर मसला आ जाएगा, और भी उसको ठीक करने में काफ़ी सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? उस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि बूटस्ट्रैप यूज़ करने के बजाय हम टेलविन का यूज़ करें। टेलविन के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टेलविन की भी वेबसाइट खोल लेते हैं। देखो, यहाँ पे ना हमारे पास एक फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यूटिलिटीज़ के अंदर, आई थिंक यहाँ पे कलर देखना सही है। ये दिख रहा है, ये यूटिलिटीज़, यहाँ पे देखो API बैकग्राउंड बॉर्डर कलर लिखा हुआ है। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ तो इसके पास बस इतने से कलर होते हैं। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, सक्सेस होगा, डेंजर होगा, वार्निंग होगी, इन्फो होगा, उससे ज़्यादा के कलर इसके पास नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम खुद से कोई कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बाल दफा क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस में मसला आ जाता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमें रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट देता है। ठीक है, बने कि अगर हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को मोबाइल में भी चलाएं ना, वो बिल्कुल सही चलेंगे, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। लेकिन मसला क्या है, लिमिट होती है इसके अंदर, हम उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव करने के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये मसला बूटस्ट्रैप के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर बस इतने से कलर हैं, बस इससे ज़्यादा कलर नहीं है। दिख रहा है, प्राइमरी है, बस इतने से कलर हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कलर का हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं, हम कर सकते हैं वैसे, अपनी तरफ से कस्टमाइज कलर डाल सकते हैं स्टाइल के थ्रू। लेकिन क्या होगा, अचानक से किसी भी वक्त रिस्पॉन्सिव के अंदर मसला आ जाएगा। ठीक है, डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू आ जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करने के लिए अलग मसले झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ना ही हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। अभी भी बहुत सी वेबसाइट में होता है कि उनको बूटस्ट्रैप चाहिए होती है, कि उनको ज़्यादा उस तरीके का कंटेंट नहीं चाहिए था, तो बूटस्ट्रैप उसमें काम आ जाती है। लेकिन अगर अच्छी तरीके की वेबसाइट बनानी है तो बेस्ट बेस्ट तरीका यही है कि टेलविन CSS का यूज़ किया जाए, क्योंकि टेलविन CSS मार्केट में आजकल बहुत अप लेवल पे चल रही है। और एक और चीज़ क्या है, नेक्स्ट.js भी हमें रिकमेंड कर रहा है कि हम टेलविन CSS का यूज़ करें। ठीक है भाई,
वो हमें रिकमेंड कर रहा है टेलविंड के आप टेलविंड सीरीज का यूज करो, बूटस्ट्रैप का हमें रिकमेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो किस चीज का रिकमेंड कर रहा है, टेलविंड सीरीज का। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसको क्या करते हैं, वीएस कोड पे खोल लेते हैं, ठीक है। हमने इस प्रोजेक्ट को अपने वीएस कोड पे खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने एसआरसी के अंदर। तो मैं अब एसआरसी के अंदर मैं आ गया, तो अब मैं किस फोल्डर में आ गया, अपने ऐप के फोल्डर में, ठीक है। मैं ऐप के फोल्डर में आ गया, मैं जाता हूँ पेज डॉट टीएलएक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट जेएसई हमें बाय डिफॉल्ट एक एचटीएमएल देता है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ डेटा वो हमें बाय डिफॉल्ट देता ही है, जो शुरुआत में ब्राउजर पे शो हो रहा होता है, ठीक है। ये तो हम सबको पता ही है कि नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हमें कोई ना कोई एचटीएमएल प्रोवाइड करता है, जो हमें ब्राउजर पे शो हो रही होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वो बनी बनाई खुद ही हमें ला के देता है, ठीक है। अब देखो ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी टेलविंड की क्लासेस यहाँ पे लगी हुई हैं। किसकी क्लासेस लगी हुई हैं, टेलविंड की क्लासेस, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए इसको अपने ब्राउजर पे खोल लेते हैं। मैं लिख देता हूँ npm रन और डेव, मैं एंटर करता हूँ। तो अब मुझे ये ऑप्शन देगा लोकल होस्ट 3000 का, आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेरे उसको लोड होने में, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा लोड लेगा। इतने हम क्या करते हैं, हम टेलविन सीरीज की वेबसाइट भी खोल लेते हैं, ठीक है। टेलविन सीरीज की वेबसाइट भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास टेलविन सीरीज की वेबसाइट। क्या लिखा हुआ है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल। मतलब कि इसका फायदा क्या है, हमें सी अच्छा वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो सीएसएस के फ्रेमवर्क का फायदा क्या होता है, हमें सीएसएस की फाइल अलग से नहीं बनानी पड़ती। हम एचटीएमएल के अंदर ही अपनी सीएसएस इजीली लिख सकते हैं। यानी कि ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ये हमारे काम को आसान बनाते हैं काफ़ी। अब अगर हम सीएसएस में काम करें, हमें सबसे पहले भाई उसको क्लास देनी है। क्लास हमें सोच समझ के देनी होती है यार, क्लास क्या दें, ठीक है, पहला काम। और फिर दूसरा, उस क्लास के थ्रू उस पर स्टाइल लगाना है। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, हमारे पास बने यूटिलिटीज क्लासेस होती है, यानी कि बनी बनाई क्लासेस होती है। उन क्लासेस के अंदर उन क्लासेस के अंदर बना बनाया स्टाइल जो है वो रखा हुआ होता है खुद ही। मतलब कि वो क्लास के अंदर ही पूरा का पूरा स्टाइल बना हुआ होगा, सेव होगा उसके अंदर। हमें खाली वो क्लास डालनी है, हमारे पास वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, सही है। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर a utility first CSS framework pack with class like Flex, PT4, Text Center, and Rotate 90 can be composed to build any directory in your markup, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यूटिलिटीज क्लासेस होती हैं। हम सीएसएस में अगर डिस्प्ले हमें फ्लेक्स लगाना हो, हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले भाई हमें क्लास लगानी है, फिर उस क्लास के थ्रू हमें उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। लेकिन टेलविन के अंदर क्या होगा, हम खाली क्लास के अंदर लिखेंगे फ्लेक्स, तो हमारा जो बॉक्स है उसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएगा। तो ये काम आसान है या सीएसएस वाला काम ज्यादा आसान है टेलविन का काम आसान है या सीएसएस का, टेलविन का ज्यादा आसान है ना। क्यों, क्योंकि ना तो हमें कोई सीएसएस की फाइल बनाने की जरूरत पड़ी, और दूसरा हम क्लासेस के अंदर ही रह के, सही है, टेलविन की क्लासेस के अंदर ही रह के कस्टमाइज सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम बूटस्ट्रैप में नहीं कर पाते। अगर हमें बूटस्ट्रैप में कस्टमाइज सीएसएस लगानी हो ना, तो उसके लिए हमें सीएसएस की फाइल अलग से बनानी होती है। लेकिन टेलविन के अंदर हम क्लासेस के अंदर ही लेकिन टेलविन सीएसएस में अगर हम करते हैं ये काम, तो हम क्लासेस के अंदर ही कस्टमाइज सीएसएस भी लगा सकते हैं, मतलब कि अपनी बनाई हुई सीएसएस, समझे, कि जैसे जो हम सीएसएस लिखते हैं ना वैसी सीएसएस, ठीक है। तो वो हम भी काम क्लासेस के अंदर कर सकते हैं, बजाय उसके कि हम एक सीएसएस की फाइल बनाएं, ठीक है, और उस पर फिर क्लास के थ्रू उसको गेट करें, ठीक है। तो ये काम भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा एक बना हुआ है इसका टेलविन का बॉक्स बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सारी उसकी क्लासेस वगैरह लगी हुई हैं। हम और नीचे आते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे सारे फीडबैक्स वगैरह है कि क्यों ज़रूरी है क्या है सारी चीज़ें, ठीक है।
यहाँ पे ये देखो साइज है। यहाँ पे कलर हमें काफी सारे कलर मिलेंगे, एक कलर नहीं होगा देखो, एक कलर की काफी सारी रेंज होगी। दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा लाइट है, फिर डार्क है, फिर थोड़ा और डार्क है, ठीक है। तो एक कलर की यहाँ पे काफी सारी रेंज मिलती है। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या होता है, हमें बस इतने कलर मिलते हैं, उससे ज्यादा कलर नहीं मिलते। लेकिन टेलविन सीएसएस में हमें काफी बड़ी कलर की रेंज मिलती है, ठीक है। हमें काफी बड़ी कलर की रेंज मिलती है, जैसे कि ये बना हुआ है पे कंटेंट, सही है। यहाँ पे आता हूँ तो ये एक और बना हुआ है, यहाँ पे आता हूँ तो ये एक और बना हुआ है, यहाँ पे आता हूँ तो ये एक और, इस तरीके से टेलविन से बना हुआ है, ठीक है। और खाली क्लासेस लगी हुई हैं, कोई अलग से सीएसएस की फाइल यहाँ पे नहीं बनी हुई, देख रहे हो। तो काम आसान है ना इससे, कि खाली क्लासेस लगानी है, टेलविन सीएसएस की फाइल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये काम आसान है ना, हाँ। सही है ना। तो सीएसएस से काम आसान है, सीएसएस में हमें सोचना भी होता था यार, इसको क्लास दे क्या, इस वाले को किस नाम से क्लास दें, उस वाले को किस नाम से क्लास दें, तो वो टाइम भी हमारा बच जाता है टेलविन के अंदर, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हमारी आसान होती जाती है और हम इजीली सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक ये हमारे पास ये पेज बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये सीएसएस लगी हुई है। इतना टेंशन नहीं ले भाई, क्या क्या लिखा हुआ है आगे, प्रैक्टिस करते करते सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीएसएस आती है ना, तो टेलीविजन सीएसएस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर ये बता रहा है भाई, रिएक्ट के अंदर ये कैसे लगी हुई है। बाकी व्यू के अंदर बता रहा है, एंगुलर के अंदर बता रहा है, हम रिएक्ट के अंदर ही देखेंगे। अब रिएक्ट के अंदर क्यों देखेंगे यार, हम तो नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे हैं। रिएक्ट वाला कोड हम क्यों देख रहे हैं, सेम है हम पढ़ दोनों। तो नेक्स्ट.जेएस रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट.जेएस के अंदर रिएक्ट ही लिखी हुई होती है, रिएक्ट का कंपोनेंट ही वर्क कर रहा होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है रिएक्ट के ऊपर ही हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना डार्क मोड और लाइट मोड की भी ना फैसिलिटीज होती है, दिख रहा है। ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड की भी ना फैसिलिटीज होती है। यहाँ पे आई थिंक डार्क मोड होगा, डार्क मोड, लाइट मोड, उसकी भी ना यहाँ पे फैसिलिटीज काफी हुई है। डार्क दिख रहा है, ये डार्क, यहाँ पे ना डार्क मोड की भी फैसिलिटीज होती है, कि जब अपना बैकग्राउंड डार्क हो ना, तो अगर हमें कलर वगैरह भी कराना हो ना, तो हम करा सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड डार्क और लाइट तो देखा होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी देखना, ये दिख रहा है, ये मीडिया प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे, सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सन है और ये मून है, ये चीज दिख रही है ना यहाँ पे। हाँ। हेलो। अब जैसे ही देखना, यहाँ पे ना नोट करना, जैसे ही मैं इस पे इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये मून मून पे आएगा। देखा, कलर चेंज हुआ, रेडियो कैसा हो गया, वाइट हो गया। अब अगर मैं वापस से इसको डार्क से मैं लाइट वाइट पे करता हूँ, तो देखा ब्लैक हो गया। अब ये हो कैसे रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ये डार्क लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि भाई जैसे ही डार्क मोड होता है इसका, इसका जो ये बना हुआ है बॉक्स, इसका अगर डार्क मोड ऑन होता है, तो क्या करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो 400, यानी को वाइट करेगा, सही है। उस तरीके का वाइट करेगा, और कितना करेगा, 400 वाले उस पे ओपेसिटी पे करेगा, सही है। यानी कि मिड मिड वाला वाइट करेगा, कोई पूरा उस तरीके से वाइट नहीं करेगा। देखा, इसने यहाँ पे दिखा दिया ये सिलेक्ट है, और यहाँ पे भी ये सिलेक्ट 400 है। 400 थोड़ा वाइट और ब्लैक टाइप का है, लेकिन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डार्क मोड यूज हुआ है। देखा, ये हाईलाइट हुए हुए हैं, ये हाईलाइट हुए हुए दिख रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड कलर थोड़ा दिख रहा होगा, हाईलाइट हुआ हुआ है। मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ। देखा, ये हाईलाइट हुआ हुआ है, दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ना यहाँ पे डार्क मोड की भी फैसिलिटीज होती है, कि ना ये अक्सर ना हम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में भी करते हैं, कि डार्क मोड हो तो ना हम अपने जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या रखें, तो वो काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा देते। लेकिन टेलविन थेसिस हमें ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर जो वेबसाइट का मोड है, यानी कि वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो अगर डार्क होता है, यानी कि डार्क मतलब ब्लैक होता है, तो अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज कराना है तो वो हम करा सकते हैं, सिर्फ ये इस क्लास लगा के, सही है। ये हम इजीली करा सकते हैं। अगर हमारे पास टेलविन दे देनी होती ना, तो हमें ये काम जावास्क्रिप्ट से कराना पड़ जाता, कि हाँ भाई जब उसका कलर डार्क हो रहा है, जब बैकग्राउंड कलर डार्क हो रहा है, तो यार उस टेक्स्ट का कलर ये कर दो,
ठीक है, तो ये आसानी हुई नहीं हुई? नहीं तो फिर हमें डॉम से भाई एलिमेंट अलग गेट करना पड़ेगा, फिर उस पर स्टाइल अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमारे पास टेलविंड सीएसएस हमें काफी सारी आसानियां प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कोई इशू है? नहीं सही। सही है ना? ठीक है, अब मैं वापस से जरा इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वापस से वैसा का वैसा आ गया। अच्छा देखना, यहाँ पे अभी ना वाइट है, ये क्या हो रहा है, डार्क में हो रहा है। अगर जब वाइट है ना ये, तो इसका टेक्स्ट हो रहा है कियान। ये एपिसोड 28 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, एपिसोड 28। एपिसोड 28, इसका कलर क्या है, कियान। कियान पता है ना कैसा होता है, ये ऐसा कियान होता है, दिख रहा है। तो इसका कलर अभी ऐसा है, ठीक है। और ये जो स्केलिंग सी एस एस एट होरोको विथ यूटिलिटी क्लास लिखा हुआ है, तो इसका कलर भी बिल्कुल ऐसा है, टेक्स्ट सिलेक्ट 500, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और ये फुल स्टैक रेडियो है ना, ये फुल स्टैक रेडियो, इसका कलर क्या है, टेक्स्ट सिलेक्ट 900, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं डार्क मोड ऑन करूंगा, देखा यहाँ पे क्या हुआ, इसका कलर थोड़ा कम हो गया, 500 से 400 हो गया। ये 500 है, यहाँ पे क्या हो गया, 400 हो गया। और इसका भी क्या है, 500 है, 500 से ये 500 गया और 400 अप्लाई हो गया। और ये टेक्स्ट का कलर क्या था, सिलेक्ट 900 था, 900 से कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और नीचे और भी डार्क मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास काम करती है, ठीक है। तो देखा ना टेलविन सीएसएस में कितनी सारी आसानी है, कि भाई सीएसएस पे बंदा कोड लिखे ना बोर हो जाए, लेकिन टेलविन पे बोर नहीं होगा, बंदा आराम से मजे से कोड लिखता रहेगा, अपनी वेबसाइट बनाता रहेगा, ठीक है। तो अच्छा है ना टेलविन का इस्तेमाल, हाँ। है ना? ओ हाँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक डिज़ाइन हमारे पास बना हुआ है, ग्रिड भी होता है हमारे पास इसमें, ट्रांसफॉर्म भी होता है हमारे पास इसमें। ट्रांसफॉर्म पता है ना, कि उसको ट्रांसफॉर्म करना हो, हरा टेरा थोड़ा मोटा सही है, वो भी हम कर सकते हैं, उसकी भी हमारे पास क्लास होती है। फिल्टर करना है तो फिल्टर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैं पूरी टेलमेंट नहीं कराऊंगा, सही है। जितनी अभी हो सकेगी उतनी कवर कराऊंगा, बाकी देखो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कवर होती जाएगी। टेलवेंट का ट्यूटोरियल नहीं देखो, टेलवेंट के थ्रू ना अपने डिज़ाइन खुद ही बनाओ, ठीक है। तुम्हें पता है भाई सीएसएस में ना इस काम के लिए ये चीज़ यूज होती है, टेलविन में भी बिल्कुल सेम है। टेलविन में भी बिल्कुल सेम है, बस उसके लिए उसकी क्लासेस बना के हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तुम ये काम करना, तुम टेलविन पे आओगे, तुम्हें टेलविन की डॉक्यूमेंट्री पे जाना है। यहाँ पे तुम्हें सारा सेटअप मिलेगा, किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, ये थीम वगैरह, ये देखो ये लेआउट, ये सारा आ गया, लेआउट को सेट करने का सब कुछ मिलेगा। फ्लैग बॉक्स ये रहा, ठीक है। स्पेस अगर करना हो, मार्जिन है, पैडिंग है, साइज अगर सेट करना हो, विथ है, मिनिमम विथ है, सब कुछ है। और टाइपोग्राफी में क्या हो जाता है, फॉन्ट फैमिली आ जाती है, लाइन हाइट आ जाती है, लेटर की स्पेसिंग आ जाती है। और ये लिस्ट का स्टाइल आ जाता है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आ जाती है, टेक्स्ट का कलर आ जाता है, टेक्स्ट की डेकोरेशन तो बताइए, टेक्स्ट की अंडरलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट इंडेंट, वर्टिकल अलाइन, वाइड स्पेस, वर्ड ब्रेक, हाइफन, कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है, ऊपर से बैकग्राउंड अटैचमेंट भी है यहाँ पे, ठीक है। और अगला काम बॉर्डर किस तरीके से लगता है, वो भी सारा यहाँ पे सिस्टम है। ये कि टेलविन रेस के ना ट्यूटोरियल पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, जो जो स्टाइल यहाँ पे लिखे है ना वो अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई करते जाओगे, बनाते जाओगे ना, देखो डिज़ाइन टेलविन पे डिज़ाइन करते जाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तुम्हारी सेटिंग खुद ब खुद टेलविन पे बैठ जाएगी। शुरू में होता है हाँ भाई क्लासेस पता ही नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लासेस तुम्हें बैठ जाएंगी तुम्हारे दिमाग में, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे। ऊपर से एफेक्ट, यहाँ पे बॉक्स शेडो भी है, सही है, सारी चीज़ें, ओपेसिटी है। फिल्टर अगर करना है तो फिल्टर की काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी, ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इनवर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें है। बैकड्रॉप, ब्लर, ब्राइटनेस, ओपेसिटी। और हाँ, टेबल के लिए भी डिज़ाइन इस पे है, कि टेबल पे किस तरीके से करना है, सही है, टेबल के भी डिज़ाइन है। ऊपर से ये ट्रांजिशन, एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पे है, और इंटरेक्टिविटी भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्टिविटी भी हमारे पास आ जाती है, और दूसरा एसवीजी वगैरह और काफ़ी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे टेलविन को इंस्टॉल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्ट विद टेलविन। क्या लिखा हुआ है, टेलविन वर्क बाय स्कैनिंग और ऑफ योर एचटीएमएल फाइल, जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट एंड एनी अदर टेम्पलेट फॉर क्लास नेम, जनरेटेड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टाइल
and then writing them to a static file CSS file। अब देखो भाई CSS टेलविन CSS डाउनलोड किस तरीके से होती है, इस तरीके से सारी ये कमांड रन करती है। लेकिन हमें कमांड रन करने की कोई नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट.जेएस हमें बाय डिफॉल्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि हमें टेलविन सीरीज चाहिए नहीं। अगर हम मना कर देते हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट में टेलविन डाउनलोड नहीं करेगा। अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई डाउनलोड करो, तो वो खुद ही हमें टेलविन डाउनलोड करके दे देगा। हमें खुद से टेलविन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही है। सही है। सही है ना। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूटिलिटी कोर कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा एडिटर सेटअप है, वो तो हमने देख लिया किस तरीके से डाउनलोड होती है, इंस्टॉलेशन वगैरह। ठीक है, और ये सारे कुछ टेम्पलेट वगैरह सेट करना हो, ठीक है, वो सारा नेक्स्ट.जेएस हमें बाय डिफॉल्ट खुद ही करके देता है, वो नेक्स्ट.जेएस की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया होता है, यूटिलिटीज फर्स्ट फंडामेंटल। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, यूटिलिटीज क्लासेस होती हैं। जो काम हम CSS से करते थे वही काम हम टेलविन CSS से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ स्टाइलिंग लगानी है और कुछ भी हमें नहीं करना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, ट्राई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फ्रॉम अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्रिमिटिव यूटिलिटीज। क्या लिखा है, ट्रेडिशनली व्हेन एवर यू नीड टू स्टाइल समथिंग ऑन द वेब पेज यू राइट CSS। अगर हमें काम करना हो तो हम वेबसाइट पे स्टाइल लगाना हो तो हम CSS से लगा देते। ठीक है, कस्टमाइजेशन कस्टम स्टाइल। ठीक है, तो हम CSS और HTML CSS में काम कैसे करते थे, हम सबसे पहले उसको क्लास दे देते थे। यहाँ पे हमने ना CSS और यहाँ पे हमें ना CSS का सिलेक्टर बनाना है। सही है, ये टेलविन का पार्ट नहीं है, सही है, ये खाली HTML का पार्ट है। और इसके लिए CSS की फाइल भी अलग से बनी हुई है, और वो हमें जनरेट क्या करके दे रही है, ये बॉक्स जनरेट करके दे रही है। सही है, ये हमारे HTML का पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक डिव बना हुआ है, उसके अंदर दो डिव बने हुए हैं। एक डिव के अंदर इमेज है और दूसरे डिव के अंदर क्या लिखा हुआ है, चिट चैट, एक हेडिंग लिखी हुई है, और क्या लिखा हुआ है, यू हैव अ न्यू मैसेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे डाली हुई, हमने स्टाइल टैग के थ्रू यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग डाली हुई। ये कौन सा काम हो रहा है, HTML और CSS का, जिसके थ्रू हमारे पास ये जो बॉक्स है ये क्रिएट हो रहा है। सही है, यही काम हम टेलविन में कैसे करेंगे, अब ये देख लेते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, विद टेलविन CSS यू स्टाइल एलिमेंट बाय अप्लाइंग प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस। यानी कि टेलविन में बनी बनाई क्लासेस हमें मिलती हैं, जो कि हम HTML के अंदर लगाएंगे, और इसी तरीके का जो बॉक्स है ना, ये यहाँ पे भी जनरेट हो गया, हमारे पास आ रहा है, क्रिएट हो गया है। देखो दोनों सेम है, ये वाला भी यहाँ पे सेम है। ये किससे बना हुआ है, HTML CSS से, और ये वाला भी बिल्कुल सेम है। ये किससे बना हुआ है, HTML और टेलविन CSS से। सही है, ये वाला भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्लासेस अप्लाई हुई हैं। तो अब मुझे बताओ भाई, ये वाला तरीका ज़्यादा सही है या CSS वाला तरीका ज़्यादा सही है? हैं, टेलविन। टेलविन वाला ज़्यादा सही है ना। ठीक है, अब ये इस पे इतनी भी क्लासेस डली हुई हैं, वो आगे चल के हम कवर, वो भी कवर करेंगे हम। ठीक है, ये देखो ये भी टेलविन से बना हुआ है। मैं इस पे ओवर करता हूँ तो मुझे कलर शो होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल टेलविन पे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो होवर होता है हमारे पास, फोकस होता है। ठीक है, वो सारे हम देखेंगे कि होवर और फोकस अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखना, मैं इस पे होवर करूँगा ना, अभी अभी देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड है ना, वो है BG स्काई 700। होवर करूँगा तो क्या होगा, BG स्काई 700 ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, BG स्काई 700 इन्होंने लिखा हुआ है, 700 से गलती से 700 लिख दिया, जबकि 700 से ऊपर होगा थोड़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये ना BG इसका है 500 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, होवर देखो कैसे होगा, होवर लिखा जाएगा और कॉलन डाल के हम स्टाइल लगा देते हैं, और जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखा किस तरीके से ये इजीली अप्लाई हो गया। अगर हमें CSS पे होवर लगाना है, ये काम करना है, तो हमें 3 लाइनें लगती थी, लेकिन यहाँ पे खाली एक ही हमने लाइन का कुछ वर्ड लिखे और हमारे पास होवर इफेक्ट अप्लाई हो गया। जबकि CSS में हमें 3 लाइनों में ये काम करना पड़ता था। अगर ये वाला काम हम CSS में अप्लाई करें ना, बल्कि 3 लाइनें भी नहीं, हमारे पास 4 या 5 लाइनें लगेंगी टोटल। ठीक है, 3 लाइन भी नहीं लगेगी। अब 4-5 कैसे लगेगी, वो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे भी देखो होवर पे आते हैं, देखा तो इसका भी कलर देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों होवर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ना ये सारे जो सीएसएस की डिजाइनिंग है वो होती है। ऊपर से इस पे ना टेलविन सीएसएस हमें टेबल के लिए भी डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखा, ये देखो ये टेलविन का टेबल है। ये सीएसएस का एचटीएमएल से सीएसएस से नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, टेलविन से बना हुआ है। क्लियर है। सही है। ठीक है ना, ये टेबल जो है टेलविन से हमें बन के आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे तो हमने कोई स्टाइल भी इतना नहीं लगाया हुआ है। देखा, यहाँ पे हमने कोई स्टाइल लगाया हुआ है, नहीं। क्योंकि टेलविन हमें बाय डिफॉल्ट उसकी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग करके देता है। अब वो कैसे करके देता है वो अभी हम प्रोजेक्ट में देखते हैं। कैसे देखा है ना, अगर टेलविन में हम बटन बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर होता ही नहीं है। और दूसरा काम, अगर हम एंकर टैग भी बनाते हैं तो उसकी भी अंडरलाइन हमें शो हो रही नहीं होती। क्यों? क्योंकि टेलविन जैसे बाय डिफॉल्ट उनकी वो स्टाइलिंग मिटा देता है। ठीक है, टेलविन जैसे उनकी बाय डिफॉल्ट खुद से ही वो स्टाइलिंग मिटा देता है। और अगर हमें डालनी हो तो हम इजी डाल भी सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है उस पर हम फिलहाल के लिए अभी आते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह का सारा सिस्टम है, ये कलर वगैरह सारी चीज़ें ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे डिसेबल हो तो क्या हो, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बॉर्डर, ये सारे जो स्टाइलिंग हो लगी है, फोकस हो तो क्या हो, इनवैलिड होता है तो उस पर क्या करो, वो सारी चीज़ें ये बताए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कवर होंगी। अब यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के भी ना हमारे पास मिलती हैं चीज़ें। अच्छा देखो, अगर 400 पिक्सल होगा ना, यानी कि जो डिवाइस है, यानी कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसका साइज 640 होगा ना, 640 पिक्सल मिनिमम विथ होगी, तो उसको कहते हैं एसएम। अगर सेवन मिनिमम विथ 768 होगी ना तो उसको कहेंगे एमडी। अगर मिनिमम विथ 1024 होगी ना तो उसको कहेंगे एलजी। अगर मिनिमम विथ 1280 होगी तो उसको कहेंगे एक्सएल। और अगर मिनिमम विथ 1536 होती है तो उसको करेंगे 2 एक्सएल। ठीक है, अब बात यह है यार, रिस्पॉन्सिव तो हमें इनके अलावा और भी वक्त पे अप्लाई हो सकती है कि यार 640 नहीं हो 500, फिर हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, टेलविन के अंदर ही हम क्लासेस के अंदर अपनी कस्टमाइज सीएसएस भी लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी वो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, उसको भी मैं ज़रा बताऊंगा। फिलहाल मैं रिस्पॉन्सिव का अभी नहीं बता रहा, उसका अगर टाइम मिलता है तो कल या परसों की क्लास में उसको भी ज़रा देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई होती है। और हाँ, ये मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम विथ और नॉट ऑल एंड मिनिमम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डार्क मोड की हमारे पास फैसिलिटीज होती है कि डार्क मोड कैसा हो रहा है, लाइट मोड कैसा हो रहा है। हाँ हेलो, क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं। सही है। तो यहाँ पे डार्क मोड किस तरीके से होता है, लाइट किस तरीके से होता है वो हमने फिलहाल देख लिया है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अभी थ्योरी का फिलहाल बहुत देख लिया। अब प्रैक्टिकल काम पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट की प्रोजेक्ट पे, जो हमने यहाँ पे यह किया रन कराया है। सही है, रन कराया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डेटा शो कर रहा है। ये डेटा बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, HTML जो होती है हमारे पास वो हमें पेज के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए भाई ये HTML हटा दो, ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें अपनी HTML लिखनी है, हम एक से ज़्यादा टैग लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फिलहाल के लिए हम एक H1 टैग डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो टेलविन। ठीक है, मैंने ये लिखा, तो अब मेरे पास वेबसाइट में क्या शो होगा मुझे, हेलो टेलविन। अच्छा, एक चीज़ नोट करना यार, मैंने वहाँ पे तो लिख दिया हेलो टेलविन। ठीक है, ये यहाँ पे लोड ले रहा है। देखा, अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, देखा तब जाके इसने शो किया। है ना, इस चीज़ को अपने जहन में बिठाना ही है, आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी वो टॉपिक नहीं है तो उसको मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा।
यार अब अगर देखा जाए H1 का टैग तो बड़ा होता है ना, लेकिन टेलविन में तो बिल्कुल ही छोटा दिखा रहा है। चलो मैं H2 भी अगर लिखता हूँ, ठीक है, मैं H1 के बाद H2 लिखूँ। H2 में मैं लिख देता हूँ भाई लॉरेम। H2 में लिख देता हूँ फ्रेमवर्क ऑफ CSS। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लिखा हो तो सबका सेम है। ना ही H2 का साइंस फ़ॉन्ट वैसा है जैसा होता है, और ना ही H1 का वैसा है। तो अब ऐसा क्यों है कि हमें H1 का साइज का H1 नहीं मिल रहा, और CSS के साइज के सी, और H2 के साइज का H2 नहीं मिल रहा? अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है, जब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल देख रहे हो? हैं? हाँ। यहाँ पे एक फाइल लिख ली है ना, ग्लोबल डॉट सी एस एस। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट टेलविन बेस। इसका मतलब क्या है कि ये सारे जितने भी HTML होंगे उनके सारे जो स्टाइल है ना वो रिमूव करेगा, और अपनी स्टाइलिंग उन पे बाय डिफॉल्ट डाल देगा खुद ही टेलविन। ये टेलविन काम करता है। अगर मैं इसको हटा दूं ना, मैं इसको कमेंट कर दूं, तो देखना यहाँ पे क्या होगा। ये देखा, यहाँ पे मुझे मेरा H1 साइज मिल गया। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, तो देखना मेरा टेलविन बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया जैसा था। टेलविन सीरीज में जैसा होता है मेरा H1, वैसा का वैसा मुझे यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर मैं बेस को दोबारा से कमेंट कर लेता हूँ, तो मुझे अपने H1 का वैसे ही साइज मिल जाएगा जो हमें हमारे HTML के अंदर मिलता है, और H2 का भी। ठीक है, तो ये पता चले ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है @टेलविन बेस की वजह से, कि ये जो है, ये क्या करता है, उसकी जितनी भी स्टाइलिंग होती है उसको हटा के उस पर अपनी स्टाइलिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट करके रखता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के इसको अनकमेंट करता हूँ, तो मुझे वैसा ये शो हो जाएगा जिस तरीके की HTML जो है अपने पास हेडिंग रखता है, या कोई भी टेक्स्ट रखता है। अब अगर मैं यहाँ पे बटन भी लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बटन को भी लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बटन लिखूँ, बटन पे मैं लिख देता हूँ भाई फ़िलहाल के लिए सबमिट। देखा, बटन पे भी कोई कलर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेलविन बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, उसमें से वो कलर उसका हटा रहा है। जिस तरीके से इसने क्या कहते हैं H1 की स्टाइलिंग हटाई है, उसी तरीके से ये सबमिट की भी स्टाइल हटा रहा है। मैं एंकर टैग डालता हूँ। ठीक है, मैं H2 के नीचे एंकर टैग डाल देता हूँ, एक एंकर टैग। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई गो टू, लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखो मैं रीलोड करता हूँ। 1 सेकेंड ना, ये शो क्यों नहीं हो रहा। ओ हाँ, सही है सही है। वो असल में शो हो रहा है, इनलाइन एलिमेंट है ना असल में, तो इस वजह से एंकर टैग जो है इनलाइन एलिमेंट है। तो अब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए हम एक BR टैग डाल देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गो टू भी आ रहा है, लेकिन और सबमिट भी आ रहा है। अब यार जब हम एंकर टैग अपने HTML में लिखते थे तो उस पर तो अंडरलाइन शो होती थी। यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि नेक्स्ट.js बाय डिफॉल्ट उसके अंडरलाइन को रिमूव कर रहा है। सही है, और कलर भी उसका स्टाइल पूरा का पूरा उसने रिमूव कर दिया। जैसे ही उसने H1 का किया, जैसे वो हेडिंग का कर रहा है, सबमिट का कर रहा है, एंकर एंकर टैग का कर रहा है, उसी तरीके से जितने भी टेलमेंट, उसी तरीके से जितने भी हमारे पास HTML के टैग होंगे उनकी वो जो CSS स्टाइलिंग होगी वो हटाएगा, और उन पे अपनी स्टाइलिंग डाल देगा। ठीक है, उनकी जो HTML के टैग की जो स्टाइलिंग होगी वो हटाएगा और उन पे अपनी स्टाइलिंग डालेगा। वो काम कौन करेगा? वो करेगा ये बेस। वो काम कौन करेगा? वो ये करेगा, @टेलविन और बेस। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना, तो अब मेरे पास HTML वाला डेटा ही शो होगा। देखा, हेलो टेलविन फ्रेमवर्क गो टू, वो देखो अंडरलाइन भी शो हो रही है, और सबमिट का भी पूरा बटन सही से शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं एट बेस कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, अब टेलविन क्या करेगा, HTML के टैग के जो डिज़ाइन होंगे ना उनको हटाएगा, जो HTML टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट डिज़ाइन होते हैं उन डिज़ाइन को हटाएगा और उन पे अपना डिज़ाइन डाल देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? सही हाँ है। अहमद, सही है? सही है ना?
तो अब हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा कलर वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एंकर टैग को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ये चलो लगे रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो हेलो टेलविन है ना, इसका कलर चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, क्लास नहीं लिखूंगा, क्लास नेम लिखूंगा। अच्छा, क्लास नेम क्यों लिखूं, क्लास क्यों नहीं लिख सकता? वजह ये है क्योंकि ये है JSX, यानी कि जावास्क्रिप्ट और XML HTML सब बोलो। ठीक है, तो क्लास तो हमारे पास लूप्स में भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्लास नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम। अगर हम क्लास भी लिखेंगे ना वो भी चल जाए, लेकिन वो कंसोल पे हमें एरर देगा कि आप क्लास यूज ना करो, क्योंकि क्लास हमारे पास लूप्स के अंदर होती है। आप उसको यूज नहीं करो, वो एक रिजर्व वर्ड है, आप क्लास नेम यूज करो। ठीक है, तो हम क्लास नेम यूज करते हैं, और अब हम इस पर जितनी भी क्लासेस डालना चाहें डाल देंगे। अच्छा, अब एक और चीज जरा अपने ध्यान में लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार इसका कलर ना मैं चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट हाइफन रेड, और ये देखो 300 कुछ दिखा रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपने HTML के पेज पे आऊँ तो देखा इसका कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ ना इसका। ठीक है, तो इस हाँ तरीके से हमारे पास कलर चेंज होता है। अब अगर मैं इस पे होवर करूँ तो देखो ये कितनी लाइनों का कोड है, 4 लाइनों का कोड है। ये देख रहे हो, टेलविन ने क्या किया, इस नाम से क्लास बनाई, और फिर क्लास बना के उस पर ये सारी प्रॉपर्टी डाली, हाइफन हाइफन TW टेक्स्ट ओपेसिटी, और फिर कलर भी डाला, और फिर उसकी कैलकुलेशन भी की। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करके ये वाला कलर जो है हमें निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये काम जो है हमें टेलविन करके दे देता है कि वो सारी स्टाइलिंग खुद करेगा, और फिर हमें वो बने बनाए क्लासेस दे देगा, और फिर हम उन क्लासेस को यूज करके अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अच्छा देखो ये 4 लाइनों का कोड है ना, ये 4 लाइनों का कोड है, और हमने इसको किस में कर दिया, सिर्फ एक लाइन के अंदर। हाँ बोलो। ये हम जो है अपनी मर्जी का कलर डाल सकते हैं जैसे कि हम CSS में डालते थे। हाँ हाँ हाँ, डाल सकता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कस्टम स्टाइलिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उसको नहीं बता रहा। ठीक है, अभी जरा ना CSS की स्टाइलिंग, ओ टेलविन की स्टाइलिंग यूज करो पहले। ठीक है, फिर मैं कस्टमाइज भी बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? सही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि अगर CSS में काम करो तो 4 लाइनें लगेंगी, टेलविन में काम करो तो कुछ वर्ड लगेंगे। ठीक है, पूरी लाइन भी नहीं लगेगी, सिर्फ कुछ वर्ड लगेंगे, और तुम्हारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। ये 400 में करता हूँ। 400 क्या कर रहे हो, उस कलर के ना हल्का देख रहे हैं कि कलर को कितना हल्का रखना है, कितना डार्क रखना है, वो ये नंबरिंग देख लिए। 100 क्या होगा सबसे हल्का, फिर 200 उससे थोड़ा ज्यादा, 300 उससे थोड़ा ज्यादा, 400 उससे थोड़ा ज्यादा, 500 उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उसी तरीके से ज्यादा ज्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन इसकी भी ना एक लिमिट होती है। ठीक है, ये इसमें यहाँ तक देगा, ये देगा 950 तक। ठीक है, 950 तक ये लाल देगा बिल्कुल, ये एक लाल होता है ना, लाल, जो बिल्कुल एक लाल होता है वो देगा हमें उठा के। वेल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वाई? हो रहा है यहाँ शो। लग रहा है। हो हो रहा रहा है, है, हो रहा है। हाँ हाँ, सही है सही है, हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही वैसा है ना, ये ब्लैक और रेड का डार्क है बिल्कुल। थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा ऐसा करके देखेंगे तो शो कर रहा है। हाँ कर, ठीक है, तो फिलहाल ये लिए 900 छोड़ के भाई 500 कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 500 वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस फ़ोन का ना साइज़ बढ़े यार, H1 इतना छोटा थोड़ी होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, साइज़ अगर बढ़ाना है उसके लिए हम लिखेंगे टैक्स, और यहाँ पे होता है SM होता है हमारे पास स्मॉल। मॉल। ठीक है, स्मॉल, ये स्मॉल हो गया, देखा ये स्मॉल हो गया, देखा ये स्मॉल हुआ ही है। ठीक है, हाँ और एक होता है हमारे पास MD यानी कि मीडियम, MD। थोड़ा लोड ले रहा है, ये लोड इस वजह से ले रहा होता है क्योंकि सर्वर से ना डेटा आ रहा होता है। अब MD वही नॉर्मल वाला हो गया। ठीक है, और एक होता है हमारे पास LG। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया,
ठीक है, एलजी के अंदर क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो गया। और हमारे पास और भी है, टू एलजी एक्सएल। है और हमारे पास, हाँ एक्सेल है, एक्सेल, ये देखो एक्सेल है, टू एक्सेल है, एक्सेल डाल के देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेल में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, यहाँ पे टू एक्सेल डाल दूंगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितना एक्सेल है, वेल एक्सेल है यहाँ पे, टू में लिखता हूँ, थ्री है, फोर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक्सेल प्रोवाइड हो रहा है, फोर है और फाइव है एक्सेल। 9 तक होगा। हाँ ठीक है, नौ तक है, नौ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा, इतना तक जाएगा टेलविंड के अंदर, ठीक है। फिर भी काफ़ी बेटर है भाई, क्योंकि बूटस्ट्रैप में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा एक और याद रखना, टेलविंड रिस्पॉन्सिव नहीं होती, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हमें उसको खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, सही है। रिस्पॉन्सिव हम खुद करते हैं, क्योंकि हमें अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिव नहीं करनी है ना। बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमें रिस्पॉन्सिव भी बनी बनाई देता है। हम चाहते हैं यार अब क्लाइंट तो उस तरीके से नहीं बोल रहा ना, क्लाइंट तो दूसरे तरीके से बोल रहा है, तो वो काम हम अगर बूटस्ट्रैप में करने बैठे, तो एक तो बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिवनेस अलग खराब होगी, ऊपर से हमें अपने रिस्पॉन्सिव करने में भी अलग मसले हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर यही है कि बूटस्ट्रैप का ना यूज़ करके टेलविंड यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टैक्स जो है अप्लाई हो जाता है। अब अगर फ़ोन, अब अगर वेट सेट करना है, ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए ना इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। अगर फ़ोन का वेट सेट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट थिन, ये देखो थिन आ गया, थिन। ये हो गया फ़ॉन्ट वेट 100, दिखा यहाँ पे भी शो हो रहा है, देखा, फ़ॉन्ट वेट 100। मैं इसको डाल देता हूँ, तो ये कुछ 100 के करीब इसने मेरे को दे दिया। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अब फ़ॉन्ट, यहाँ पे लाइट है 300, एक्स्ट्रा लाइट 200, नॉर्मल, मीडियम, मीडियम में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मीडियम में भी कुछ इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही वो हमारे पास हेडिंग ही हमने डाली हुई है। और हमारे पास यहाँ पे होगा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी बोल्ड, ठीक है, देखा। तो ये बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ना फॉन्ट वेट हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सही। फॉन्ट वेट इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और स्टाइल अगर करना है तो फॉन्ट आओ, यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे आई थिंक इटैलिक, नो, तो फॉन्ट स्टाइल को ज़रा अभी हम देख लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। अच्छा इसमें ना कुछ फॉन्ट भी होते हैं 2-3, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, कि अगर हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट, और यहाँ पे हमारे पास सैन आ रहा है, सेरिफ आ रहा है और मोनो आ रहा है, हम मोनो डाल देते हैं, ठीक है। तो मोनो हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। ये ना हमें 3 स्टाइल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी अगर हमें करने हो स्टाइल और प्रोवाइड, तो वो भी मैं ज़रा बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं बता रहा, ज़रा मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। उसका मैं ज़रा बताता हूँ कल, ठीक है। अब अगला काम देखो, और अब दे और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, फ़िलहाल सारी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी बताते बताते पूरा दिन निकल जाएगा। ये है कि खुद से इसको एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तुम्हें सी एस एस का पता है ना, सी एस एस में क्या होता है, तो तुम टेलीविजन सी एस एस में वो चीज़ें आराम से देख पाओगे, ठीक है। अब अगला बटन, ठीक है, बटन को जरा हम देख लेते हैं। बटन पे क्लास लगाते हैं भाई। अब सबसे पहला काम, बॉर्डर चाहिए हमें थोड़ा, ठीक है। सबसे पहला तो बॉर्डर भी नहीं, बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीजी। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम फिलहाल के लिए बोल देते हैं भाई ब्लैक चाहिए, तो इसने मुझे ब्लैक ला के दे दिया। अब ब्लैक है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक होता है, ठीक है। तो उसको अगर सेट करना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, ठीक है। वाइट करेंगे तो टेक्स्ट हमारे पास वाइट हो जाएगा। अब ये बटन जो है ना बिल्कुल ही चिपका हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर थोड़ी पैडिंग अप्लाई कर देंगे। अच्छा अब पैडिंग देखो कैसे देखते हैं, सही है, पैडिंग आ रहा है। अब पैडिंग एक तरीका तो ये है कि पी लिखो और 5 लिख दो। अब इससे क्या होगा,
टॉप पे भी अप्लाई हो जाएगी, बॉटम पे भी अप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी और राइट पे भी अप्लाई हो जाएगी। सही है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो चारों तरफ पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो चारों तरफ अप्लाई हो गई, देखा। लेकिन और भी हमारे पास तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं खाली ये एक्स है, खाली है ना, हॉरिजॉन्टली जो है ना 5 तक जाए हॉरिजॉन्टली, तो मैं यहाँ पे पी एक्स लिखूंगा। ठीक है। पी एक्स में लिखूंगा, ये हॉरिजॉन्टली होगी, देखा अभी वर्टिकली नहीं, वर्टिकली नहीं हुई, ये कैसे हो गई हॉरिजॉन्टली। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा वर्टिकली भी आए। ठीक है। तो उसके लिए मैं दूंगा पी वाई, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टली, वाई एक्सिस कौन सा हो गया वर्टिकली। वाई एक्सिस में मैं 2 दे दूंगा, टॉप बॉटम से 2। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ही अप्लाई हो गया। अब चाहते हैं यार थोड़ा इसको राउंड आए, थोड़ा बॉर्डर रेडियस आए, ये बिल्कुल ही एकदम से कोने में कोने वाला हुआ है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है। इस पे नोके आ रही है। ठीक है। इस पे ना नोके आ रही है, मैं चाहता हूँ नोके ना आए, ये ना थोड़ा गोल हो जाए। ठीक है। इस पे ना रेडियस आ जाए, थोड़ा नोके ना आए इसमें। तो बॉर्डर रेडियस कैसे डालेंगे इस पे, हम ऐसे नहीं लिखते कि बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं राउंडेड। और ये मैं ऑप्शन दे देता राउंडेड, ऐसे एम राउंडेड। अगर मैं राउंडेड लिखूँ ना खाली, तो देखो इसने मुझे ना एक नॉर्मल सा ना राउंड करके दे दिया। ठीक है। अब अगर मैं टाइम है 12 बजे ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो मैं मुझे दे रहा है यहाँ पे एस एम। एस एम यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखा रहा है कितनी है, 0 यानी कि 2 पिक्सल। 0.125 रैम यानी कि 2 पिक्सल का ये क्या करेगा, बॉर्डर सेट कर देगा। बिल्कुल ही 2 पिक्सल। ठीक है। बिल्कुल ही 2 पिक्सल इसने यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दिया। ठीक है। बिल्कुल ही 2 पिक्सल। और सॉरी यहाँ पे लिखा था हटिया लगता है, हाँ। देखा बिल्कुल ही इसने ना 2 पिक्सल सेट किया, बिल्कुल ही हल्का था, बिल्कुल ही इसने ना हल्का सा बॉर्डर सेट किया है। देखा बिल्कुल ही हल्का सा सेट किया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एम डी। ठीक है। तो इसने थोड़ा और सेट करके दे दिया। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल जी, तो ये थोड़ा और सेट करके दे देगा। मैं यहाँ पे अगर एक्सेल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे, अरे यार, मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ तो इसने थोड़ा और मुझे यहाँ पे सेट करके दे दिया, देखा। और भी है यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे मुझे 2 एक्सेल मिल जाता है, 3 एक्सेल मिल जाता है। सही है। अच्छा अगर मैं फुल करूँ तो क्या होगा, फुल में कर देता हूँ, देखा। तो फुल इस तरीके से हमारे पास अप्लाई हो जाता है, यानी कि पूरा। सही है। पूरा जो होता है ना बॉर्डर, वो अप्लाई हमारे पास यहाँ पे हो जाता है फुली। ठीक है। फुल अगर हम करते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। तो फुल यानी कि बॉर्डर 9999 पिक्सल। ठीक है। फुल इस तरीके से होता है। ठीक है। अभी मैं फुल की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ना इसको क्या करता हूँ, ये जो पूरा मेरा एक ये 4 हेडिंग है ना, इसको मैं एक डब्बे में डालता हूँ। ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी, मैं ना इसको एक डिव के अंदर डाल रहा हूँ, या चलो एक सेक्शन के अंदर डाल देना। ठीक है। सेक्शन, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक बैकग्राउंड, ये जो सेक्शन है इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है। क्लास लगाऊँ मैं सबसे पहले, मैं यहाँ पे बीजी लिखता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे कलर अप्लाई हो जाएंगे। कौन सा डालें, कौन सा डालें, ये देखा, ये इतने सारे कलर हमें प्रोवाइड करता है। ये ग्रीन डाल के देखते हैं बीजी। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, 300 डालते हैं, 300 कैसा लग रहा है। ठीक है। तो फिलहाल इस कलर को हम डाल देते हैं। ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करेंगे, इसकी ना हम ज़रा विथ सेट करेंगे। अब विथ को देखो कैसे करते हैं। विथ में यहाँ पे आता हूँ, तो देखो विथ मुझे दिखा रही है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मुझे 4 पिक्सल की विथ देगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 8 पिक्सल, देखा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अगर 3 करता हूँ, मैं ज़रा ना इसको जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो देखा मुझे 0 पिक्सल है, अगर 0 तो 0, 4 1 करूंगा तो 4, 2 करूंगा तो 8, 3 करूंगा तो 12, 4 करूंगा तो 16, 5 करूंगा तो 20। देखा, तो 4 4 पिक्सल जो है इसमें बढ़ रहा है। 6 करूंगा तो 24, 7 करूंगा तो 28, 8 करूंगा तो 32। देखा, तो एक पे क्या हो रहा है 4, 2 पे 8, तो इस तरीके से 4 4 पिक्सल ना हर एक नंबरिंग पे बढ़ रहा है। क्लियर है? फिलहाल के लिए इसको मैं दे देता हूँ भाई 32 भी नहीं, मैं इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, 208 है, ठीक है, 208 में देता हूँ। ये 52 का मतलब क्या है, 208। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये कुछ मुझे इस तरीके से शो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है बहुत। ठीक है, 52 हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 56, या 56 भी नहीं, चलो ठीक है 53 रखते हैं। अब देखना, अब अगर मैं 56 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 56 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ रहा है 224। तो ये कितने पिक्सल आ गए मेरे पास, 224 पिक्सल आ गए, क्योंकि हर एक पिक्सल पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं 56 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 224 पिक्सल आ रहा है। सही है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सही है, 14 रैम यानी कि 224 पिक्सल। क्लियर है? सही है। सही है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही चिपका हुआ है ना एक एक दूसरे से। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में दे देता हूँ भाई 3 पिक्सल दे देता हूँ, यानी कि चारों तरफ से 3 पिक्सल। ठीक है, थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 5 कर देना। ठीक है, मैंने दे दी इसको पैडिंग। सही है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ना बिल्कुल ना सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी टेक्स्ट खाली सेंटर लिखना है, टेक्स्ट सेंटर में लिखूंगा। ये देखा, ये सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। अब देखा हमने विथ किस तरीके से डाली, हमने कलर किस तरीके से डाला। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने फ़ॉन्ट मोनो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और पेरेंट में डाल देता हूँ। सही है कि अगर मैं पेरेंट में डालूंगा तो चाइल्ड को वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखा सबको अप्लाई हो गया ये। क्लियर है? और सही मैं है। क्या करता हूँ, ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये जो सॉरी बटन है ना, इस पे होवर इफेक्ट डाल दो। अब देखो होवर इफेक्ट कैसे डालेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखूंगा होवर। ठीक है, होवर हो तो क्या हो, बीजी कर दो थोड़ा स्लैट, स्लैट कर दो 600 बस। ठीक है, इस तरीके से करो जब होवर हो। अब देखना यहाँ पे, देखा होवर कैसे अप्लाई हो रहा है। सही है? क्लियर है? सही है। तो इस तरीके से, सॉरी, तो इस तरीके से हम जो है ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा बॉक्स एक और बना लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा बॉक्स एक और बना लेता हूँ और उसमें मैं ना बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा बॉक्स में एक और ये बना लेता हूँ। अ, ठीक है, क्या है? हाँ क्या बोलो, ये जोर से राउंडेड, बोल भाई। राउंडेड। राउंडेड मतलब ये राउंडेड कर देगा पूरा, चलो मैं उसको ही पूरा करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं उसको ही दिखाता हूँ। ठीक है, मैं उसको ही समझा देता हूँ राउंडेड। ये देखो, ये मेरे पास ना ये एक बॉक्स है, सही है, इसको मैंने विड्थ कितनी दी है, 200 कुछ। 56 दी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। हाइट भी मैं दे देता हूँ 56। देखा, तो हाइट भी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, हाइट भी मैंने कितनी दे दी, 56। ठीक है, अब देखो मैं अब मैं इस पे ना जरा बॉर्डर रेडियस राउंड बॉर्डर रेडियस जो है ना अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं राउंडेड लिख देता हूँ 2 XL। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे राउंडेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कर देता हूँ 3 XL। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे राउंडेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ, देखा, तो ये इस तरीके से सर्कल बना दिया इसने। तो फुल जो है इस तरीके का काम करता है। ठीक है, 50% वाला। ठीक है,
सही है। क्लियर है? जो हम 50% लगाते थे ना कि पूरा सर्कल हो जाए, वो इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब एक बात है, इसको भी हमने राउंडेड फुल दिया, ये 50%, ये सर्कल क्यों नहीं बना? क्योंकि इसकी हमने विड्थ और हाइट जो है सेम नहीं दी ना, इस वजह से। यार हमने इसमें विद और हाइट बेसिकली दी ही नहीं है। सही है। वही ना। इस पे क्यों बना है? हाँ, दी ही नहीं है, ठीक है। तो इस ओ, वजह से इसने ना अपने हिसाब से बस वो राउंडेड वगैरह अच्छा सा सेट करके दे दिया। ठीक है। लेकिन इस पे कैसे अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने इसको विथ भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है। ठीक है। और दोनों सेम होनी चाहिए। अगर मैं विथ और हाइट में कुछ गबला कर दूं ना, मैं यहाँ पे विथ कर देता हूँ भाई कितनी, मैं 52 कर देता हूँ, सॉरी हाइट 52 कर देता हूँ। तो ये ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही पूरा राउंडेड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को बराबर रखता हूँ, तो ये जो है पूरी तरीके से हमारे पास राउंडेड हो के मिल जाएगा। तो समझ आ गया ये राउंडेड फुल क्या कर रहा है? सही हाँ है, सही। बॉर्डर रेडियस क्लियर है? सही है। ठीक है। अब अब ना मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, ऐसे मैं दो बना लेता हूँ, ठीक है। अब ना हम डिस्प्ले फ्लेक्स को ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे दो आ गए, सही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेलविंड की बजाय ना बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ, ठीक है। हेलो बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप शो हो जाएगा। अब ना मैं चाहता हूँ इन पे ना डिस्प्ले फ्लैग्स अप्लाई हो, यानी कि एक के नीचे एक ना है, एक के बराबर में एक है। तो वो कैसे करूँगा, वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को मुझे एक और सेक्शन में डालना होगा। ठीक है। एक और सेक्शन में डालूंगा। ठीक है। एक और सेक्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मुझे उसको फ्लेक्स लगाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इनके जो पेरेंट है ना, अब इनका पेरेंट कौन है? सेक्शन। ये वाला सेक्शन है। तो इस पे क्या करूँगा, अब मैं क्लास अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, क्या करो, फ्लेक्स कर दो, खाली फ्लेक्स लिखना है। डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली फ्लेक्स लिखोगे काम हो जाएगा। देखा, ये 3 लाइनों का काम खाली 4 वर्ड में हो गया। ठीक है। ये टेलविंड की एक क्लास है। डॉट फ्लेक्स क्या कर रहा है, एक डेट फ्लेक्स क्या कर रहा है, उसके अंदर सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लिख रहा है, और उसकी एक बनी बनाई क्लास हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेलविंड सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 लाइनों का काम हमें 4 वर्ड में करके दे दिया। क्लियर? सही है। अब मैं आता हूँ, तो मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। सही है। अब अगर जस्टिफाई कंटेंट करना है तो कैसे करें? जस्टिफाई लिखेंगे तो मुझे सारा दे देगा, जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई एंड। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई क्या होता है हमारे पास है? जस्टिफाई बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टार्ट। और जस्टिफाई कंटेंट किस तरीके से काम करता है? हॉरिजॉन्टली। सही है। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, मैं अगर एंड डाल दूं तो ये एंड पे चला गया। सही है, सही है। ये एंड पे चला गया। अब मैं एंड हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटवीन। मैं सेंटर लिख के दिखाता हूँ, पहले मैं सेंटर लिखता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पे बिटवीन लिख देता हूँ। इनके दरमियान में स्पेस हो गया। सही है। बिटवीन क्या करता है, इनके दरमियान में, इनके बीच में स्पेस क्रिएट करता है। और अराउंड क्या करेगा? अराउंड देख लो, अराउंड जो है वो चारों तरफ से स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है। अराउंड क्या करता है, चारों तरफ से स्पेस क्रिएट करेगा। और अगला क्या है, आखिरी क्या है, इवनली है। इवनली भी हम ज़रा देख लेते हैं। इवनली, इवनली क्या करेगा, चारों तरफ से बराबर की स्पेस देगा। देखो यहाँ पे भी बराबर की स्पेस है, यहाँ पे भी बराबर की स्पेस है, और यहाँ पे भी बराबर की स्पेस है। इवनली क्या करता है, चारों तरफ से बराबर की स्पेस देता है, यानी कि इस एलिमेंट के पास भी बराबर की स्पेस रहेगी, और इस एलिमेंट के पास भी बराबर की स्पेस रहेगी। क्लियर है? और अगर मुझे इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी करनी हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉल। तो अब क्या हुआ, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी। ठीक है। सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखा तो इसकी फ्लैग डायरेक्शन वापस से कॉलम में आ गई। ठीक है।
तो हम कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। सही है। अब यहाँ पे देखो कलर देखना, सही है। मैं यहाँ पे देखो सारी चीजें देखो, अब एक्सप्लोर करो। अब सारी चीजें बताने बैठा तो पूरा टाइम इसी में ही निकल जाएगा। ठीक है। अब पैडिंग यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि पैडिंग कितनी होती है, सही है। पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है देखो। पूरी टेलीविजन सीरीज ना कवर करने की जरूरत नहीं है, सही है। ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाते जाओगे ना, टेलीविजन सीरीज अप्लाई होती जाएगी, सही है। मैं अभी असाइनमेंट भी दूंगा कुछ, सही है, कंपोनेंट के, जो कि ना तुम्हें टेलीविजन सीरीज के थ्रू ना बनाने होंगे। ठीक है। मैं वो असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है। ये देखो, ये पैडिंग किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, पैडिंग टॉप कैसे होती है यहाँ पे, पीटी से, सही है। पैडिंग लेफ्ट राइट कैसे होती है, पीआर से। पैडिंग बॉटम कैसे होती है, पीबी से। और पैडिंग लेफ्ट कैसे होती है, पीएल से। सही है। इस तरीके से पैडिंग अप्लाई होती रहती है। और दूसरा मार्जिन, मार्जिन भी उसी तरीके से होती है। मार्जिन एक्स, मार्जिन वाई, एम आर हो गया, एम टी हो गया, एम बी हो गया और एम एल हो गया। और दूसरा स्पेस बिटवीन, यानी कि ना आगे पीछे कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है, ये भी मार्जिन है कि मार्जिन टॉप अलग से देना हो, सही है। उस तरीके की स्पेस में होती है। अगला हमने विथ देख लिया कि विथ कैसे होगी। मिनिमम विथ को चेक कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम विथ को चेक कर सकते हो। हाइट देख लेना, हाइट वैसे भी अभी दिखा दी है। और मिनिमम हाइट और मिनिमम विथ को सेट कर सकते हो। और साइज में भी वही है। अच्छा देखो, इसमें ना एक साइज की भी प्रॉपर्टी होती है। ये साइज पता है क्या करेगा, हाइट और विथ दोनों एक जैसी रखेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना साइज है, मैंने अपने पे साइज क्या डाला है, मैंने विथ कितनी डाली है, 224। विथ कितनी डाली है मैंने, 56 डाली है। यहाँ पे देखो, विथ मैंने कितनी डाली है, 56। हाइट भी कितनी डाली है, 56। मैं ये दो प्रॉपर्टी ना लिख के अगर मैं खाली साइज लिखूँ ना, साइज में 56 लिख दूँ, तो मेरे पास विथ भी 50, विथ भी मेरे पास 56 अप्लाई हो जाएगी। और हाइट भी मेरे पास 56 अप्लाई हो जाएगी, सही है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे हटाता हूँ ये सारा, सही है। मैं यहाँ पे विथ और हाइट को हटा देता हूँ। ठीक है। मैंने विथ और हाइट हटा दी। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, तो ये कुछ मेरे पास ऐसे ही शो हो रहा है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे खाली लिखूँ ना साइज, और साइज लिखना था मैंने 6 लिख दिया। साइज में लिखता हूँ 56। ठीक है। तो देखना यहाँ पे, देखो, सही है। तो हमें हाइट वगैरह लगानी पड़ती है। अब साइज के थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं खाली साइज 56 अगर लिखूंगा ना, चलो मैं अगर फिलहाल के लिए मैं साइज हटा दिया तो कुछ ऐसा वो दिखेगा। ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं हाइट और वेट हटा दूँ। लेकिन अगर मैं खाली साइज 56 डाल दूँ ना, साइज 56, तो क्या होगा, विथ भी अप्लाई हो जाएगी और हाइट भी, दोनों की दोनों अब सेम अप्लाई हो जाएंगी। तो कभी कभार हमारे पास ऐसा काम हो कि हमें विथ और हाइट सेम रखनी हो, तो हम खाली साइज देंगे और वो विथ और हाइट दोनों खुद ही अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइपोग्राफी पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये 3 हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। 3 फॉन्ट फैमिली हमें प्रोवाइड करता है। पहली सैन होगी, दूसरी सैरी होगी और तीसरी मोनो होगी। दूसरा फॉन्ट साइज की भी यहाँ पे सारी की सारी प्री डिफाइन, सारी की सारी यूटिलिटीज क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। फ़ॉन्ट को स्मूथ रखना है उसके भी अवेलेबल है। ठीक है। उसकी भी हमारे पास यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल की भी यहाँ पे अवेलेबल है। खाली इटैलिक लिखोगे तो स्टाइल हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे ना खाली ये जो ये H2 है ना, H2 पे लगाता हूँ। ठीक है। मैं H2 पे लगा देता हूँ भाई, क्लास डाल दो इटैलिक, इटैलिक डाल दो तो इटैलिक हो जाएगा वो। मैं आता हूँ, ठीक देखा, तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है। तो इटैलिक भी अप्लाई हो जाएगी, सही है। फ़ॉन्ट वेट सेट करना हो तो वो भी कर सकते हो। नुमेरिक फ़ॉन्ट की अगर करनी हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा लेटर स्पेसिंग करनी हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इसमें क्लास होती है लेटर स्पेसिंग के लिए। दूसरा लाइन क्रैम, ठीक है, ये चीज़ें भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पे कर सकते हो। अभी क्या सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। अब सारी चीज़ें बताने बैठ गया ना तो काम हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। अच्छा ये इमेज का लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल टाइप, और अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है वो भी कर लो। टेक्स्ट का कलर, सही है। यहाँ पे सारे के सारे कलर अवेलेबल हैं। ठीक है। जो भी कलर चाहिए सब यहाँ पे मिल जाएगा।
और यहाँ पे टेक्स्ट रेगुलेशन सेट करनी हो, अंडरलाइन लिखना सेट हो जाएगा, ओवरलाइन करना सेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो है एंकर टैग के अंदर नहीं आ रही थी ना, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ खुद ही। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, और मैं यहाँ पे अंडरलाइन डाल दूंगा, अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन भी मेरे पास अब ऐड होके आ गई। ठीक है, उसी तरीके से काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, ओवरफ्लो, रैप, ये सारी चीज़ें सीएसएस में भी सारी, ये सारी वही चीज़ें जो हमने सीएसएस में कवर की हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, सारा आइडिया खुद ही हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है हमारे पास। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो समरी हमने बता दो। आज क्या क्या देख लिया, हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया भाई कि सी एस एस होती किस लिए हमारे पास यूज होती है। और सी एस एस से भी बेटर तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास टेलविंड है, हमारे पास बूटस्ट्रैप है। लेकिन हम दोनों में से किसको यूज़ करें वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें एक लिमिटेशन होती है, और दूसरा हम उस पर अपनी कस्टमाइज साइज अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन टेलविंड में क्या होता है, टेलविंड में अपनी कस्टमाइजेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, और वो हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि हमें स्क्रैप नहीं कर पाता। ठीक है, और फिर हमने देखा भाई कि टेलीविजन सीरीज में हमारे पास क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, क्या क्या नहीं होती, कि क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें हमने वो कवर करी। और हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, हमने देखा जस्टिफाई कंटेंट, देखा हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना देखा, हमने हाइट देखी, हमने भी देखी। देखो मैं साइज पे होवर करता हूँ ना, तो मुझे विड्थ दिखा रहा है भाई 224, और हाइट भी, हाँ ठीक है, तो हाइट भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगी जिस जो भी थे, और विथ भी उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगी जो हाइट है, अगर हम साइज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो तो हमने क्लास में देख ही लिया। और दूसरा पैडिंग अगर अप्लाई करनी हो तो कैसे होगी, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कैसे, और टेक्स्ट को सेंटर करना हो कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट कैसे डालते हैं, और राउंडेड, और अगर हमें बॉर्डर रेडियस डालना हो तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा भाई कि अगर फ़ॉन्ट को के जो हमारा टेक्स्ट है उसको इटैलिक करना हो तो हम कैसे करेंगे, खाली हम इटैलिक लिखेंगे, हमारा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। देखा यहाँ पे क्या लिखा है, फ़ॉन्ट साइज इटैलिक। अच्छा एक और चीज़, ये मेरे पास शो कैसे हो रही है, मैं अगर हो माउस लेके जा रहा हूँ क्लास पे तो मुझे शो कैसे हो रही है। मैंने अपने वी एस कोड में एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है टेलवेंट, ये टेलविन शेजर इंटेलिजेंस। ये अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, कोई कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है, ये अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस करता हूँ ना, मुझे ये स्टाइल बता के दे रहा है। अगर आप करोगे ना तो आपको बताएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सटेंशन ये डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, मैं ठीक क्या है। कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो है अब बता रहा है। ठीक है, ये देखो, इसने मुझे सारी चीज़ें बताई क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जब एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे कंट्रोल स्पेस लिखना, ये सारी चीज़ें लाके देगा, सारी की सारी चीज़ें देगा, जो जो सीरीज की ये सब लाके देगा। क्लियर है, तो ठीक आपने ये एक्सटेंशन अपने वी एस कोड में डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सीएसआर अप्लाई होती है। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स भी देख लिया जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, हमने देख लिया कि अगर हमें अंडरलाइन भी डालनी हो तो हम कैसे डालेंगे। हमने देख लिया टेक्स्ट का वाइट करना है कैसे करें। हमने देख लिया कि पैडिंग हमें लेफ्ट राइट से करनी है, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली करनी है तो हम कैसे करेंगे। हमने देख लिया कि पैडिंग हमें वर्टिकली करनी है तो कैसे करनी है। और बाकी सारी इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आप खुद अप्लाई करो। अच्छा, अब जैसा कि पता है भाई, सर ने वेबसाइट हमें बनाने को दी है। ठीक है, सर ने हमें एक वेबसाइट बनाने को दी है, सही है, तो अब उसको बनाए किस तरीके से, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा ना ज़रा बता देता हूँ। ठीक है, सही है, आपने क्या करना है, ये सारा जो कोड लिखा है ना अभी इसको छोड़ो। अभी इस तरीके से समझो, ये जो पूरा जो डेटा है ना ये एक तरीके से एम्प्टी है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये जो पूरा डेटा है ना ये एम्प्टी है। ठीक है, हम यहाँ पे एक कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे, सॉरी फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स का फोल्डर हम क्यों बनाएंगे, ये चीज़ मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक है, ये चीज़ मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका कंपोनेंट और प्रॉप वाली क्लास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर में मैं नाम दे देता हूँ भाई, क्या नाम दूँ मैं,
मैं नाम दे देता हूँ हीरो, हीरो का हीरो का सही है। हीरो पेज का, हीरो का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि हीरो सेक्शन। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ उसी की, हीरो, कंट्रोल जेड करता हूँ, हीरो डॉट टी एस एक्स। ठीक है। हीरो अब हीरो ये हीरो। एच कैपिटल क्यों, हाँ, अब ये एच कैपिटल क्यों रखा, वो क्यों रखा, वो सारी चीज़ें ना मैं क्या कर चुका हूँ, मैं उसमें अपने फाइल में बता चुका हूँ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, एक मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने जो है ऐप के अंदर ही बना दिया। ठीक है, इसको ऐप के अंदर नहीं बनाना, इसको एसआरसी के अंदर बनाना है। ठीक है। जो हमारा ये कंपोनेंट वाला जो फोल्डर है, इसको एसआरसी के अंदर बनाना है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए, इसको भी मैं उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये एसआरसी के अंदर हमने बनाना है। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं इसके अंदर अब डाल देता हूँ। ये नोट रखना कि ये पूरा जो फोल्डर है हमारा, ये एसआरसी के अंदर बने। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूँ, कॉन्स्ट फंक्शन में बनाता हूँ, फंक्शन हीरो। ठीक है। उसके अंदर मैं रिटर्न करा देता हूँ हमारी एक HTML होगी। ठीक है। अब वो क्या होगी वो भी ज़रा देख लो। ठीक है। वो क्या होगी, ये बॉक्स 1 के नाम से। ठीक है, बॉक्स 1 के नाम से, ये ऐसे लिख दे ठीक है, बॉक्स 1 के नाम से। और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, डॉट टी एस एक्स, बॉक्स डॉट टी एस एक्स। ठीक है। अब ये कंपोनेंट मेरे पास कैसे उठ के आया, ये फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये कंपोनेंट मेरे पास अचानक से कैसे उठ के आ गया, पहले आप खुद से ज़रा कंपोनेंट की प्रैक्टिस करो, फिर मैं 2-3 क्लास बाद ये एक्सटेंशन में आपको बता दूंगा। ठीक है। अब करना क्या है, ये जो कोड है ना, इसको अनकमेंट करो। ठीक है। ये पहला जो सेक्शन है, इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, पहला काम ये हो गया। ठीक है। और अब यहाँ पे कंपोनेंट में क्या करो, एक और बॉक्स का फोल्डर बनाओ। ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी आपने काम खुद ही उस तरीके से करने में, मैं बस एक तरीके की डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपने वेबसाइट किस तरीके से बनानी है। ठीक है। कंपोनेंट को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ box2.tsx। ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी अपना सेक्शन जो है, वो दूसरा सेक्शन जो है, उसको मैं उठाऊँगा और मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है। उसको भी मैंने उठाया और मैं box 2 के अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है। अब मैं अपने हीरो पे आऊँगा। ये जो मेरे पास पेज में जो सेक्शन की स्टाइलिंग हुई हुई है ना, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे हीरो के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूँगा। और इस हीरो के अंदर मैं वो दोनों के दोनों सेक्शन को डाल दूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा box 1, मेरे पास उसके आगे मैं एंटर कर दूँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा box 2, तो भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। और अब मेरे पास वेबसाइट में तो कुछ शो नहीं होगा, मैं आता हूँ, ये बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेंडर ही नहीं हो रहा। तो अब क्या करूँगा, ये जो हीरो का सेक्शन जो है, हीरो का कंपोनेंट जो है, जिसके अंदर ये दोनों चाइल्ड कंपोनेंट आ रहे हैं, इस कंपोनेंट को मैं पेज के अंदर डाल दूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस हीरो कंपोनेंट को पेज के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। हीरो कंपोनेंट को मैं पेज के अंदर डाल दूंगा। अभी मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहा, वजह यह है, वजह क्या है, वजह यह है, मैं हीरो लिखता हूँ, वजह यह है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं डाली। तो हमने अभी यहाँ पे किया क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया, जो सेक्शन हमने यहाँ पे पेज के अंदर बनाया था। ठीक है, हमने पेज के अंदर सेक्शन बनाया था। ठीक है। हमने क्या किया, उस सेक्शन को उठा के यहाँ पे रखा, और उसके अंदर ये दोनों चाइल्ड डाल दिए। कौन कौन से चाइल्ड हैं, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है, जो पहले हमने इसी के अंदर बनाया था। ठीक है। और फिर हमने उनको क्या किया, दो चाइल्ड थे हमारे पास सेक्शन के अंदर, दो सेक्शन थे। एक सेक्शन हमें हमने रखा box 1 कंपोनेंट के अंदर, और एक सेक्शन हमने रखा box 2 कंपोनेंट के अंदर। और इन दोनों कंपोनेंट को फिर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट, और फिर हमने इनको क्या किया, यहाँ पे हीरो सेक्शन पे पुट कर दिया। ठीक है।
वन वाला भी आ गया और टू वाला भी आ गया, और यहाँ पे क्लास भी लगी है फ्लेक्स और जस्टिफाई इवेंटली। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो मेरी पेज डॉट टी एस एक्स है, यहाँ ठीक है। तो कहाँ तक बोला था मैंने अभी, यहाँ पे मैंने डाल दिया था ना हीरो हीरो सेक्शन। सही। हाँ अहमद, हाँ हीरो सेक्शन तक मैंने बता दिया था ना अभी यहाँ पे। हाँ, ये बता तो दिया, तो फिर एक दफा पर रिपीट कर दे, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या ही किया है मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने हीरो सेक्शन को एक्सपोर्ट कराया, ठीक है, एक्सपोर्ट कराया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने पेज डॉट टी एक्स में आया। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी पेज होगा ना, ठीक है, जो भी यहाँ पे पेज बनेगा, इन तकरीबन जो पेज है ना, इनके अंदर मेन कंटेंट आएगा, सही है। लेआउट की बात नहीं कर रहा, जो हमारे पास पेज डॉट टी एक्स होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेआउट वाली फाइल की बात नहीं कर रहा। जो हमारे पास पेज डॉट टीएलएक्स फाइल होती है, हमारे पास बहुत सारी होंगी, जैसे अबाउट के फोल्डर में हमारे पास होगी, हमारे पास प्रोडक्ट के फोल्डर में होगी, हमारे पास कॉन्टैक्ट के फोल्डर में होगी, हमारे पास कार्ड के फोल्डर में होगी, हमारे पास ब्लॉग के फोल्डर में भी वो होगी, ठीक है। तो इनमें जो कंटेंट होता है ना वो मिड का आता है, यानी कि हेडर और फुटर के बीच का कंटेंट यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास तीन ऐसे सिमेंटिक मार्कअप टैग होते हैं जो कि एसईओ के लिए बेस्ट होते हैं। पहला हेडर, जिसमें हमारा हेडर का हेडर आता है, सही है, जिसमें नेविगेशन बार वगैरह लोगो वगैरह सब कुछ आता है। दूसरा होता है मेन कंटेंट, और तीसरा होता है फुटर। फुटर तो होता है। ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है, इसके अंदर याद रखना हमेशा मेन कंटेंट आएगा जो हेडर और फुटर के बीच का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेन का टैग लगाएंगे, मेन का टैग हम लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है हीरो, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और उस कंपोनेंट को हम क्लोज भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो पूरा डेटा है जो हमने यहाँ पे डाला है, पूरा डेटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हमारे पास पुट हो जाएगा। और अब मैं अगर इसको अब इसको मैं रन करता हूँ अपनी रिएक्ट के प्रोजेक्ट, ओ सॉरी नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को, अब अगर मैं रन करूँ, ठीक है, मैं अब रन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये लोकल होस्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ, भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इस लोकल होस्ट 3000 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और अब हम वहाँ पे जाके इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट को जो है रन करके दिखाएगा। थोड़ा ये टाइम लेता है, क्योंकि ज़ाहिर है डेटा जो है सारा सर्वर से आता है। इस पे जो है ना प्री रेंडरिंग होती है। अब प्री रेंडरिंग में भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, एक होता है हमारे पास स्टैटिक साइड जनरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे जो डेटा था वो इसने वैसे का वैसा लाके दे दिया। काम बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने कोई डिजाइनिंग तो की नहीं थी। हमने क्या किया था, इनको एक एक अलग अलग कंपोनेंट में भेज दिया था। अब अगर हम चाहें ना, तो हम बटन के लिए भी एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं, एंकर टैग के लिए भी बना सकते हैं, H2 के लिए भी बना सकते हैं, H1 के लिए भी बना सकते हैं, सही है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जो सर ने वेबसाइट का बोला है उसकी टेक्निक किस तरीके से होगी, देखो। पहला काम तो ये होगा, आपने जो भी कंपोनेंट बनाओगे आप, ठीक है, आपका हेडर का कंपोनेंट हो गया, फुटर का कंपोनेंट हो गया, बटन का कंपोनेंट हो गया, बॉक्स का कंपोनेंट हो गया, सही है, नेविगेशन का कंपोनेंट हो गया, लिस्ट का कंपोनेंट हो गया, लोगो का कंपोनेंट हो गया, कोई मैच का कंपोनेंट हो गया, जितने भी ये कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये कंपोनेंट का फोल्डर क्या करता है, इसके अंदर ये कंपोनेंट के लिए, इसके लिए मैंने हर एक कंपोनेंट के लिए एक फोल्डर क्यों बनाया है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं फजूल में अच्छा, टाइम ये वेस्ट नहीं करना चाह कंपोनेंट रहा, के ये मैं अंदर, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। हाँ बोलो। कंपोनेंट के अंदर जो ये फोल्डर, ये कंपोनेंट का फोल्डर बना के उसका फोल्डर बना के राउटिंग कहलाती है ना। क्या मतलब राउटिंग कहलाती है, बटन बनाते हैं मतलब तो? नहीं नहीं, ये कंपोनेंट्स के ये अंदर, थोड़ा सही से तो बोल, आवाज़ स्लो आ रही है। कंपोनेंट्स का जो हमने फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर जो हमने बॉक्स वन बॉक्स टू हीरो का, ये हमने जो बनाया हाँ है बेसिकली, ये राउटिंग हाँ, कहलाती है ना, कि यहाँ से। नहीं ना, बटन बनाया खाली, राउटिंग तो हमने अप्लाई नहीं किया, हमने कोई लिंक का कंपोनेंट तो यूज़ ही नहीं किया ना, तो कैसे राउटिंग होगी।
यार कंपोनेंट का हम यूज करते हैं, हमें कोई रीयूजेबल कोड को बार बार लिखना हो। ठीक है। इसमें राउटिंग का यूज हो रही है, हमने कोई राउटिंग का कौन से इसमें डाला ही नहीं अभी। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रखना किस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद अगर तुम कंपोनेंट बना रहे हो ना और उसमें तुम प्रॉप्स पास कर रहे हो, प्रॉप्स मैंने लास्ट क्लास में पास करके बताया था, तो उसके अंदर तुम्हें एक अलग से एक और फोल्डर बनाना होता है यूटिल्स के नाम से। ठीक है। यूटिल्स के अंदर तुम्हारी टाइप अगर हो गई, तुम्हें अगर इंटरफेस या किसी कोई टाइप डिफाइन करना हो, या तुम्हें कोई हेल्पर फंक्शन बनाना हो जावास्क्रिप्ट का, तो वो तुम यूटिल्स यूटिल्स की फाइल के अंदर बना के डाल सकते हो। ठीक है। ये काम भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से होगा। ठीक है। तो इस पे भी हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। कंपोनेंट के फोल्डर में सिर्फ हम कंपोनेंट बनाएंगे, हम कोई पेज का कंटेंट नहीं रखेंगे, हम खाली कंपोनेंट बनाएंगे, इसके अंदर खाली कंपोनेंट आएगा। ठीक है। कंपोनेंट आएगा। और ऐप ऐप फोल्डर के अंदर कौन सा पेज आएगा, जो पेज हमें अपने ब्राउजर पे रेंडर कराना है। ठीक है। वो वाला पेज किसके अंदर आएगा, ऐप के अंदर। अब मैं ना एक चीज करके दिखाता हूँ। अब हेडर और फुटर को किस तरीके से यूज करें, मैं ना एक कंपोनेंट बना रहा हूँ यहाँ पे हेडर का। ठीक है। मैं यहाँ पे हेडर का एक कंपोनेंट बना के डाल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसकी फाइल बनाता हूँ, .tsx। ठीक है। मैंने वो बना लिया और मैं यहाँ पे हेडर लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़, एक और चीज़, ये मैंने एक जगह पे हेडर लिखा है खाली, ये देखो। एक जगह मैं लिख रहा हूँ, दूसरी जगह खुद ही चेंजेस हो रही है। ये पता है कैसे हो रही है? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन होती है, ये ऑटो रीनेम टैग के नाम से, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। क्योंकि बाद अब हमें टैग चेंज करना होता है तो हमें दोनों साइड पे करना पड़ता है। हम खाली एक साइड पे करेंगे, दूसरी साइड पे खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो हमारा टैग का नेम होगा ना वो चेंज हो जाएगा। किससे होगा? ये वाली जो ऑटो रीनेम एक्सटेंशन है ना, ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है ना? तो अब याद रखना है कि पेज ऐप ब्राउज़र के अंदर वही फाइल आए जो हमें ब्राउज़र पे शो करानी है। अब अब हेडर डाले क्या, डाले कहाँ? एक तरीका तो ये है कि भाई इसी का ही अंदर डाल दो। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है कुछ, मैं यहाँ पे एच वन डाल देता हूँ। ठीक है। फिलहाल के लिए अभी बस ऐसे ही H1 डाल रहा हूँ हेडर। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई इसके अंदर डाल दो। ठीक है। यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर ही डाल दो हेडर। ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन अब मेरे पास तो और भी पेज होंगे। ठीक है। मैं एक और फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ ऐप के अंदर। सॉरी, फाइल के लिए सबसे पहले मुझे फोल्डर बनाना होगा। मैं फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है। प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फोल्डर, ठीक है। ठीक है। मैं प्रोडक्ट का फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ और उसके अंदर मैं प्रो पेज.tsx की फाइल बना दूंगा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन प्रोडक्ट, और उसके अंदर रिटर्न होगी HTML। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हेडर यहाँ लगेगा। पे आइए सबसे पहले हमारे पास हेडर आएगा। ठीक है। हेडर डाल दिया। और दूसरा हम यहाँ पे ना एक पैराग्राफ लिख देते हैं, यहाँ पे ना प्रोडक्ट लिख देते हैं खाली। ठीक है। प्रोडक्ट। ठीक है। इतना हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। अब देखना यहाँ पे हो गया क्या, मैं एक और चीज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडर यहाँ पे भी डाला मैंने, यहाँ पे भी डाला। ठीक है। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँ ना, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे हेडर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा /प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट का डेटा, प्रोडक्ट का फेल, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं लगाया, एक्सपोर्ट लगाना मुझे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लाजमी लगाना होता है, डिफॉल्ट, ताकि जो भी है इसके अंदर डेटा जो रेंडर हो रहा है वो सीधा चिल्ड्रन के अंदर जाए और फिर जाके रेंडर हो। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट भी शो हो रहा है, लेकिन अब मसला क्या है, मसला तो है भाई, ये काम तो हम HTML CSS में भी करते थे कि पूरा का पूरा उठा के डाल लें। कोई ऐसी चीज़ हो ना कि बस एक जगह हम कंपोनेंट डालें, वो
कि ना सिर्फ एक जगह हम कंपोनेंट डालें और वो सारी फाइल को अप्लाई हो जाए। सही है। मैं खाली हेडर का जो कंपोनेंट है ना वो एक जगह डालूं और वो हर जगह अप्लाई हो जाए। तो वो कहाँ डलेगा, वो डलेगा लेआउट डॉट टीएलएक्स की फाइल के अंदर। ठीक है। कहाँ डलेगा वो, लेआउट हो। लेआउट डॉट टीएलएक्स की फाइल के अंदर, यहाँ पे नहीं डलेगा। ठीक है, ये बात हमेशा हमेशा याद रखना। यहाँ से भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। तुम खाली लेआउट डॉट टीएलएक्स की फाइल के अंदर डालोगे, वो वो सब पे apply ऑटोमेटिकली उधर भी चला जाएगा, हर पेज पे वो अप्लाई हो जाएगा हेडर। मैं यहाँ होगा। पे डाल देता हूँ हेडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडर डाल दिया। अभी क्या होगा, ये प्रोडक्ट के पेज को भी मिलेगा और होम पेज को भी ये मिलेगा। उसके बाद हम जो ठीक कॉन्टैक्ट है। का बनाएंगे तो कॉन्टैक्ट को भी मिलेगा, अबाउट सब कुछ हाँ, मिलेगा। कॉन्टैक्ट का पेज बनाओगे वहाँ पे भी मिलेगा, मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी मुझे हेडर मिल रहा है। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कॉन्टैक्ट का पेज भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे पेज डॉट टी एल एक्स की फाइल भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। डॉट लिखना है, कॉमा लिख दिया। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूंगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ भाई, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखना ये कॉन्टैक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई स्लैश कॉन्टैक्ट। देखा, ये कॉन्टैक्ट पे भी अप्लाई हो गया। देखो, ना मैंने इसको कॉन्टैक्ट में डाला, ना मैंने इसको पेज में डाला, ओ सॉरी प्रोडक्ट में डाला, और ना ही मैंने इसको पेज में डाला। तो ठीक है, जो हेडर और फुटर होते हैं ना वो हम हमेशा लेआउट डॉट टीएक्स के अंदर रखते हैं। हेडर आएगा और फुटर भी जो होगा ना वो भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ये जो चिल्ड्रन के अंदर जो डेटा होना है ना, ये होता है मिड का डेटा, यानी कि हेडर और फुटर के दरमियान जो मेन डेटा होता है ना वो होता है चिल्ड्रन के अंदर। सही है। और चिल्ड्रन के ऊपर कौन सा डेटा होता है, हेडर होता है हमारे पास। और चिल्ड्रन के नीचे क्या होता है, फुटर होता है। क्लियर है। मैं फुटर सही भी है। बना देता हूँ। ठीक है, मैं फुटर भी बना देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फुटर भी बना देता हूँ। ठीक है, फुटर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारा। ठीक है। मैं यहाँ पे फुटर भी बना के डाल देता हूँ डॉट टी एस एक्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुटर भी डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे H3 लिख देता हूँ। ठीक है, फुटर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं खाली इसको लेआउट और टी एल एक्स में यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद डाल दूंगा फुटर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये तीनों जगह अप्लाई हो जाएगा। ये देखा, ये कॉन्टैक्ट पे भी आ गया, ये होम पे भी आ गया। देखा, ये होम पे भी आ गया, होम पेज पे, और ये प्रोडक्ट पे भी आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट पे भी आ गया। क्लियर है। हाँ, पर ये मुझे एक काम जो सर ने बताया था कि हाँ प्राइवेट पेज और जो है दूसरा यार, अभी पेज होता उसका है। काम नहीं है, उसका काम नहीं है फिलहाल, अभी ना उसका काम नहीं है, अभी ये पहले काम कर लो। ठीक है, अच्छा। उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक है, फिलहाल उसका भी काम नहीं है। अभी कोई सर्वर पे वेबसाइट नहीं बना है, उसकी भी मैं क्लास रखूँगा। ठीक है। ठीक है, ठीक अभी फिलहाल यहाँ तक तो पहुँचो, पहले यहाँ तक तो पहुँचो। है। इसकी ठीक एक है। वेबसाइट बना, ठीक है, इसकी वेबसाइट बना देते हैं, फिर बाद हाँ, अब इस तरीके से में। ना अपनी वेबसाइट बनाओ। जो भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा ना वो कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आएगा। और सही है। अगर तुम कोई टाइप वगैरह बनाते हो, इंटरफेस वगैरह, तो वो और अगर कोई हेल्पर फंक्शन बनाते हो जावास्क्रिप्ट का, सही है, तो वो यूटिल्स के अंदर डाल सकते हो। सही है, ये काम हो गया। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, मैं इमेजेस का भी तुम्हें बता देता हूँ कि इमेजेस किस तरीके से यूज़ होंगी, याद आ गया। ठीक है। ठीक है, इमेजेस कैसे होंगी, इमेजेस जो है ना वो होती हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक फोल्डर तो बना हुआ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर में एक पब्लिक का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है। पब्लिक का फोल्डर, वो सारी इमेज ना पब्लिक के फोल्डर में होती है। हम यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर हमने बना दिया। ठीक है। अब हम पब्लिक के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस के नाम से हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ना यहाँ पे आते हैं,
एक कोई भी ना यहाँ पे डाउनलोड पे कोई इमेज वगैरह रखी हुई होगी। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी रखी है। यहाँ से हम एक इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल, ये कौन सी है? वेल, ये तो शो ही नहीं हो रही। ठीक है, चलो यही उठा लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया मैंने, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्लास 4 के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे पब्लिक के अंदर आऊँगा, और पब्लिक के अंदर इमेज के फोल्डर में आऊँगा, और मैं यहाँ पे वो इमेज डाल दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं अपने वी एस कोड पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। मैं यहाँ पे इमेज पे आता हूँ तो मुझे कुछ ये इमेज ऐसे शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि ना इमेज की टाइप ना, अगर यहाँ पे AVIF लिखी हुई हो ना, AVIF, तो उसको क्या कर दो, जेपैग कर दो, ठीक है। JPEG कर दो, ठीक है। अगर AVIF लिखी हुई हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर ये AVIF लिखी हुई हो तो उसको क्या कर दो, जेपैग कर दो, जेपैग, ठीक है। तो उसकी टाइप जो है जेपैग हो जाती है फिर, ठीक है। क्योंकि बहुत से हमारे जो, अगर हमें बैकग्राउंड वगैरह कोई रिमूव करना हो ना, तो उस पर जो AVIF वाली टाइप होती है ना, वो उस पर अप्लाई नहीं होती, यानी कि उसका ना, उस इमेज का हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक तरीका है इमेज को यूज़ करने का, जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। इमेज के लिए भी ना हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज के लिए एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इमेज बॉक्स के नाम से, ठीक है। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, और इसी नाम से मैं एक फ़ाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है। .txt, ठीक है। मैं IFC लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज में यहाँ पे डाल दूँगा। अब हम लिंक कैसे डालें, ठीक है, ये एक अलग सवाल है। तो लिंक कैसे आएगा, आपने क्या करना है, ये पब्लिक का फोल्डर है, आपने यहाँ से इसका जो नाम है ना, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। नाम आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये टेक्निक अपनाओ, फिर ना दूसरी टेक्निक भी एक्सप्लोर कर लेंगे। इसका नाम आपने कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखो स्लैश इमेजेस। फोल्डर का नाम क्या है, स्लैश इमेजेस नाम है फोल्डर का। यहाँ पे लिखो स्लैश इमेजेस, और फिर स्लैश डाल के ये जो हमने यहाँ से कॉपी किया है ना, ये इसके अंदर डाल दो। अच्छा, डाल दिया? इसके तो अंदर यहाँ डॉट स्लैश नहीं होगा? नहीं, वो इसमें अलग तरीके से इंपोर्ट कराते हैं इमेज, सही है, इसमें उस तरीके से नहीं करा रहे होते, अच्छा ठीक अच्छा, है। सही है सही है। प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है, HTML CSS उस तरीके का नहीं होता, ठीक है। सही है, तो और मैं यहाँ पे ना ज़रा लिख देता हूँ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। अब क्या करेंगे, ये जो इमेज है ना, इसको हम उठा के क्या करते हैं हम, हमारा ये जो हमारा ये जो ऐप का फोल्डर है, ठीक है, ऐप के फोल्डर के अंदर जो मेन है, यहाँ पे हम हीरो के फ्रंट बाद है। ना ये इमेज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो इमेज वाला कंपोनेंट है उसको उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे। ये रहा, हमारे पास आ गया इमेज बॉक्स आ गया। उसको उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी इमेज जो है शो हो गई। तो इस तरीके से ना हम इमेज को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सही है। हम ना इस इमेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जेस में एक और भी तरीका है, लेकिन फ़िलहाल अभी वेबसाइट बना रहे हो ना, तो इस तरीके को ज़रा यूज़ करो। क्योंकि ना नेक्स्ट जेस के अंदर ना एक कंपोनेंट होता है इमेज का, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना इमेज का, ये इमेज हाँ। लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है ना नेक्स्ट जेस से कंपोनेंट उठ के आ रहा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जहाँ तक मैंने अभी सुना है कि ये ना, अगर हमारी वेबसाइट कोई हाई वेट की होती है ना, ये इसको लो वेट में करके दिखाता है। समझ रहे हो? कि अगर भाई इमेज होगी 100 MB की, तो उसको जब रेंडरिंग करेगा तो उसकी जो MB देना वो 100 से कम होंगी। समझ में आई? ये उसको ऑप्टिमाइज करता है, सही है, कि ताकि जो हमारे ब्राउज़र की स्पीड है ना वो सही रहे। क्योंकि अगर हमारे पास, भाई देखो, अगर हमारे पास वेबसाइट कोई डेटा होता है 1 GB का, तो उसको अप एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर डेटा अगर हो, इमेज का साइज अगर 100 MB होता है ना, तो जब सर्वर पे रेंडर होगा ना, तो जब सर्वर पे, मतलब कि ब्राउज़र पे रेंडर होगा, तो जो डेटा है, तो जो उसका MB है ना वो 100 से कम होगा। क्लियर हो रहा है?
इस चीज़ से क्या होता है, हमारी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है और वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, इस कंपोनेंट को फिलहाल हम आगे जाके देखेंगे, फिलहाल अभी इसकी नीड नहीं है तो इसको हटा दो। ठीक है, हम अपने इमेज वाले बॉक्स पे वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका, और आई थिंक एक और तरीका था इसमें, मैं अगर देखूं जो मैंने रिएक्ट में किया था, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज अगर लिखता हूँ, इमेजेस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश, तो यहाँ पे मेरे पास एक पब्लिक का फोल्डर आएगा। पब्लिक के फोल्डर के अंदर इमेजेस आएंगी और इमेज के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, एक जहाँ तक मेरे ख्याल है ये वाला तरीका है हमारे पास। और अगर हम इस तरीके को यूज़ करें, अच्छा अब देखो ये मेरे पास ना एक ना इम्पोर्ट तरीके से आ रही है, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे एसआरसी का लिंक कैसे डालूँ हैं? हाँ अहमद, कैसे डालेगा? है। अब मेरे पास स्ट्रिंग में नहीं है, ये इसमें हम इमेज लोग ये जावास्क्रिप्ट इमेज में लिखनी है मुझे। जिस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट्स में डालेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला आता है। एरर आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो है ये एक तरीके से स्टैटिक इमेज डेटा होता है जो क्या तो असाइनेबल नहीं प्रैक्टिस में है रख स्ट्रिंग देंगे। के। सही है, हाँ। ये जो इमेज आ रही है ना, ये एक तरीके से स्टैटिक इमेज डेटा आ रहा है जो कि स्ट्रिंग के असाइनेबल नहीं है। क्या होता है ना भाई, अगर हम स्ट्रिंग के अंदर नंबर का डेटा डाल दे तो हमें क्या बोलता है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो स्टैटिक इमेज डेटा है इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर इस तरीके से करें फिलहाल, ठीक है, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये भी जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर स्लैश भी लगा दूं तब भी ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जो तरीका अभी तक पता चला है वो इसी तरीके से पता चला है कि क्या करो, आप स्लैश इमेजेस लिखो, क्योंकि जो इमेजेस है वो हमारी पब्लिक के फोल्डर में होती है। आपने क्या करना है, स्लैश इमेजेस लिखना है। सही है, आपने स्लैश इमेजेस लिखना है, और स्लैश इमेजेस लिखने के बाद यानी कि जो आपका पब्लिक का फोल्डर है उसमें आपने क्या करना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर इमेज रख देनी है, और फिर यहाँ पे आपको जो एसआरसी में डालना है वो इस तरीके से डालना है। आप लिखोगे स्लैश इमेजेस और फिर स्लैश लगा के उस इमेज का पूरा नाम यहाँ पे डाल दोगे, तो आपकी इमेज क्या होगी, शो सक्सेसफुली हो जाएगी। देखा, जैसे यहाँ पे हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ना इमेजेस वगैरह शो करा सकते हो। सही है, ठीक है ना? इसको क्या करते हैं, ज़रा ना मार्जिन ऑटो दे देते हैं, क्लास डालते हैं मार्जिन ऑटो। अब मार्जिन ऑटो कैसे लेंगे, मार्जिन हमें एक्स से ऑटो देना है। सही है, खाली हमें मार्जिन देना है एक्स से, यानी कि हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम एक्स हाइफन कंट्रोल स्पेस और ऑटो ऑटो लिख दूंगा। ऑटो की ऑप्शन भी इसमें होती है टेलगन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब मिड के अंदर हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको हाइड करूं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना बराबर? ठीक है, सही है। सही है। तो ये क्या हो गया, मैं बीच में आ गया। सही है, तो इस तरीके से जो है हम इमेज वगैरह डाल सकते हैं। अब सही है, मैंने सारा बता दिया कि हमें किस तरीके से वेबसाइट बनानी है, हेडर कहाँ रखना है, फुटर कहाँ रखना है, और कंपोनेंट कहाँ रखना है, और अगर कोई अगर टाइप या इंटरफेस और टाइप भी बनाते हो तो वो कहाँ कहाँ रखनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज ये हमारा डिस्कस क्लियर हो गया। इसमें हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें जो वेबसाइट बनानी होती है जिस तरीके से हमें सर ने बोला है, तो उसको हम किस तरीके से बनाएं, अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या रखें। सही है, क्लियर है ना? ठीक है, तो आज की क्लास फिर एंड कर देते हैं। ठीक है।